अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और ई आवाज़ टीवी पर जो है हम लाइव ट्रांसमिशन लेकर आ गए हैं फील द पल्स की जो स्पेशल सेगमेंट है कोविड-19 पर। आप जो है वो हमें ई आवाज़ टीवी इस वक्त जो है लाइव है इस वक्त तमाम आईपी बॉक्सेस पर, आप वहां पर भी जो है हमें लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो है फेसबुक पेज है ई आवाज़ के नाम से, आप ये प्रोग्राम जो है वहाँ पर भी लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें जो है वो लाइव कॉल्स कर सकते हैं, बिल्कुल 6477257892 इस नंबर पे भी जो है आप हमारे साथ जो है रब्ता कर सकते हैं। आपका अगर कोई सवाल है, ज़ाहिर है आज कल जो है तमाम लोग जो हैं इस वक्त घरों पर हैं, टीवी देख रहे हैं, कोविड-19 की सिचुएशन में आइसोलेशन में हैं। आप जो है इस तरीके इसको कैसे देखते हैं, इस पेंडेमिक को, इस कोविड-19 को? तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में जो है हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम को जो है डॉक्टर अदनान लीड करते हैं। वो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में है और वीडियो लिंक के साथ जो है हमारे साथ इस वक्त राब्ते में है। इसके अलावा आज हमारे साथ जो है गेस्ट होंगे, इंडस हॉस्पिटल के CEO हैं डॉक्टर बारी। वो जो है कुछ ही देर में जो है हमारे साथ जो है वीडियो लिंक के थ्रू पाकिस्तान से जो है वो कनेक्ट करेंगे, वहाँ की क्या सूरत हाल है उस पर जो है वो लेटेस्ट अपडेट जो है वो देंगे। और टोरंटो में ही होते हैं परवेज़ अहमद, वो भी जो है इंडस हॉस्पिटल में जो एसोसिएट है उनके साथ, इंडस के साथ काम करते हैं, वो भी हमारे साथ जो है यहाँ टोरंटो से जो है वो लाइन अप होंगे और यहाँ के हालात, यहाँ इंडस जो है वो क्या काम कर रहा है इस कोविड-19 सिचुएशन में, तो उस पर भी वो अपडेट देंगे। इसके अलावा हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर जो है शाजिया मलिक, वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगी और वो आपको बताएंगे कि जो गवर्नमेंट जो मेजर्स ले रही हैं कोविड-19 पर जो है वो कुछ रिलैक्सेशन दे रही हैं। आज कुछ इंश्योरेंस की भी बात हुई, उस पर भी जो है आके अपडेट देंगी। और इसके अलावा बहुत सारी अपडेट्स हैं, वो हमें जो है शाजिया मलिक आकर अभी थोड़ी देर में जो है वो आप लोगों को देंगी। हम वेलकम करते हैं डॉक्टर अदनान को पहले, क्योंकि वो इस प्रोग्राम को लीड करते हैं। फील द पल्स आप देखते रहते हैं, पसंद करते हैं, बिल्कुल इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम वक्त ज़ाया किए बगैर जो है डॉक्टर अदनान को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं और फिर उनसे आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदनान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम आमिर। सभी सुनने वालों को ई आवाज के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर अदनान का सलाम, पाकिस्तान की फिजाओं से सलाम और सभी को खुश आमदीद टू फील द पल्स विद डॉक्टर अदनान। कैसे हैं आमिर आप? जी बिल्कुल, आपको तो कहना पड़ेगा गुड मॉर्निंग डॉक्टर अदनान। जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। आपको पाकिस्तान में जो चिड़ियों की और कौवों की चहचहाने की आवाजें आ रही होंगी, ये काफी देर से आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो ये जी पीछे जो है फिजाओं में जो आवाजें हैं बिल्कुल आ चुकी हैं। यहाँ पे सुबह हो चुकी है पाकिस्तान में। सभी को सुबह बखैर। और कनाडा में जो है इस वक्त रात जो है वो बीत रही है, वीकेंड नाइट है। ऐसे में जैसे कि आपको आमिर ने बताया कि कोविड-19 के सिलसिले में हम अपडेट्स लेके आ रहे हैं आपके पास और आपसे काफी मुलाकातें भी आज करवाई जाएंगी। लेकिन अपडेट्स देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कई लोग कोविड-19 को लेके, कोरोना को लेके आमिर बड़े परेशान हैं और जी बेहाल हैं और सोचते हैं कि ये बीमारी जो है कैसे, ये इसका कैसे खात्मा होगा, क्या होगा, इसको भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन जी सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कीप सम थिंग्स इन योर माइंड कि जो कोविड-19 है, ये जो वायरल इस वक्त एक फ्लू फैला हुआ है या सॉर्ट ऑफ जो पेंडेमिक्स फैले हुए हैं, दिस इज नॉट अ स्प्रिंट। टेक इट लाइक जस्ट लाइक एज अ मैराथन। कि जो स्पोर्ट्स में हम कहते हैं कि मैराथन रेस विच कंटिन्यूज एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल किलोमीटर्स, तो ये एक मैराथन है। पेस योर सेल्फ, टेक टाइम टू कम्बैट अगेंस्ट कोरोना, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ केयर एंड लेट्स रीच द फिनिशिंग टाइम टुगेदर। जी और डॉक्टर जी अदनान। और अगर आमिर हम यहीं पर हम बता सकें कि इस वक्त कनाडा में जो है वो सिचुएशन क्या जी है, अगर बिल्कुल, हमारे पास कोई मैं ग्राफ यही वगैरह पूछ रहा हो था या कोई क्योंकि पिक्चर है। हाँ, आप थोड़ा सा ओवरऑल पिक्चर डालें कि इस वक्त जो कनाडा में जो है ओवरऑल सिचुएशन क्या चल रही है, क्या नंबर्स जो हैं इस वक्त आ रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिए, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू यू। जी टोटल जो आमिर इस वक्त आप कनाडा के अंदर जो कंडीशन है वो 31,652 केसेस जो हैं टोटल जो है इस वक्त जो है अभी रजिस्टर्ड जो है मेरे सामने जो स्लाइड पे नजर आ रहे हैं मुझे। और इसके अलावा जो डेथ्स हो चुकी हैं वो 1310 हैं, 1310। जबकि रिकवर्ड केसेस की तादाद जो टोटल मैं देख रहा हूँ वो 10,338 जो है वो अमवात हो चुकी हैं, जिनका कारण कोरोना वायरस है या चाहे वो डेबिलिटेटेड बेड रिडन पेशेंट्स थे जिनमें ये न्यूमोनिक कॉम्प्लिकेशंस हुई। लेकिन उनकी टोटल तादाद जो है अभी मुझे ये नजर आ रही है। इसके अलावा जो एक्टिव केसेस चल रहे हैं अभी वो 20,022 केसेस हैं जो इस वक्त एक्टिवली करंट जो है इन्फेक्टेड है। और इसके अंदर जो माइल्ड कंडीशन में है वो तकरीबन
19,447 पेशेंट्स हैं जो इस वक्त माइल्ड कंडीशन में हैं, जबकि 3% जो है वो क्रिटिकल कंडीशन है, सीरियस इल पेशेंट्स हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 557 जो है बन रही है मेरे सामने। जबकि जो क्लोज्ड केसेस हो चुके हैं, जिनकी फाइल क्लोज हो चुकी है, वो तकरीबन 11,638 केसेस हैं राइट नाउ इन द कनाडा, इन द होल कनाडा इस वक्त। और उसमें से जो रिकवर्ड केसेस हैं, जो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, वो 10,336 हैं जिनको डिस्चार्ज किया गया है। जबकि उनके अंदर जो डेथ हुई है, जो आपको मैंने बताया शुरू में कि वो तकरीबन 11% बनती है, जो कि आपका 1310 बनती है एग्जैक्ट, जो कनाडा के अंदर फिगर जा रहा है। अगर अमेरिका से इसको कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वी आर वे डाउन, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मेजर्स करने की जरूरत है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं हमारे पास वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सख्त परेशान है इकॉनमी से। हम इकॉनमी के जो थिंक टैंक हैं वो क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में भी आखिर में जरूर बात करेंगे। थोड़ी सी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात भी करेंगे कि चाइना को लेके अमेरिका जो है वो क्यों इतना परेशान है इस समय। और आल्दो के अभी आमिर बता रहे थे मुझे, अभी हम दोबारा डिस्कस भी करेंगे ये चीज के 1,000 अमवात जो है वो दोबारा चाइना में जो है वो आउटब्रेक तो नहीं है, लेकिन उसी जी का जो कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं उसमें दोबारा 1,000 अमवात हुई हैं। तो चाइना और अमेरिका की जो रेस जारी है, हम्म ये जो ग्लोबल वॉर है इकोनॉमी की, इसका एंड क्या होगा, इस पे मुख्तलिफ जो मैंने पढ़ रहा था आर्टिकल्स वगैरह, थिंक टैंक जो है इकोनॉमिक थिंक टैंक्स, वो क्या कहते हैं कि अमेरिका को आउटरेस जो है इसमें किया जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं ये भी सुनने में आया है कि फ्लोरिडा को वो कह रही हैं कि जो सियाही मुकाम है अमेरिका, उसको 1 महीने के अंदर अंदर खोला जाए, या कोई ऐसी बात मैंने देखी कि वो उन बीचेस को यूटिलाइज करना चाह रही हैं इकोनॉमी के लिए। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा होता है तो इट विल बी अ सुसाइड फॉर द अमेरिका अगेन। जी एनी हाउ, देखते हैं कि ये क्या होता है। जी आमिर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस वक्त जो आज जो है 1000+ जो है वो डेथ जो है चाइना से आई हैं। हो सकता है ये सेकंड वेव हो। अभी हम क्योंकि ज़ाहिर है अपने कनाडा के नंबर दिए, तो डॉक्टर अदनान आपसे अगला सवाल ये है कि जो इस वक्त आई नो कि इस वक्त चाहे ऑन्टेरियो की सिट प्रोविंस वाइज गवर्नमेंट हो या फेडरल हमारी गवर्नमेंट हो, वो तमाम इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि अपनी आवाम के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पैंडेमिक में जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड किया, उनके लिए आसानियां पैदा की जाएं। थोड़ा सा बताइए, ये जो कैनेडियन रिलीफ इमरजेंसी रिलीफ बेनिफिट्स है, वो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिए कि अब तक की जो है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। जी आमिर, बिल्कुल जिस तरह आपने बताया कि ये जिस तरह पेंडेमिक्स फैले हुए हैं, तो ऑब्वियसली कनाडा जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है, और बड़े काफ़ी बुरे तरीके से तमाम मुल्क फंसे हुए हैं, जिसमें डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो ज़्यादा फंसी हुई हैं एज कम्पेयर टू द अंडर डेवलप्ड नेशंस। जस्ट लाइक द जिसके बारे में आम चैमगोइयाँ जा रही हैं कि यह हार्ड इम्यूनिटी है कि क्या है, लेकिन ऑब्वियसली डेवलप्ड नेशंस लाइक कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप जो है वो बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। कनाडा में 115 जो है वो नई अमवात जो है वो सामने आई हैं, जबकि जो नए केसेस आई हैं वो उसकी लिस्ट मेरे सामने 1536 आई है। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऐलान किया है इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट्स का। आपको बेशुमार बेनिफिट्स अभी नाज़रीन शाजिया जी भी बताएंगी और आपको इससे रिलेटेड चीजें बताएंगी, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली कनाडा इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट के बारे में बताना चाहता हूं, कि जिसके बारे में गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि अगर आपने कोविड-19 की वजह से, इफ यू हैव स्टॉप्ड वर्किंग, जिसका कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस है, कोई और वजह या आपकी और कोई एम्प्लॉयर सिचुएशन या आपके एम्प्लॉय से कोई सिचुएशन नहीं है, उस कंडीशन के अंदर आपने रोका है, तो उस बेनिफिट में मे प्रोवाइड यू अ टेम्पररी इनकम रिलीफ। आपको हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि आप उस क्राइटेरिया में कितने गिरते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको उस क्राइटेरिया के बारे में बता दूं कि जो CERB है, आई मीन कनाडा इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट, उन्होंने कहा है कि दे विल प्रोवाइड $500 अ वीक, $500 जो है वो हर हफ्ते दिए जाएंगे, और ये सिलसिला 16 हफ्ते तक रहेगा, अप टू द 16 वीक्स जो है। अगर आप इसके अहल करार पाते हैं तो आपको ये दिया जाएगा। तो अब इसमें बड़ा मुद्दा ये है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, क्योंकि सिस्टम में ऑब्वियसली प्ले भी होता है और गवर्नमेंट जो है उसे टैकल करना चाहती है, क्योंकि इस खतरनाक सिचुएशन में जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, हाउ टू कंट्रोल दैट एंड हु इज एलिजिबल। तो उसमें कहा गया है कि बेनिफिट विल बी एलिजिबल टू द वर्कर्स रिजाइडिंग इन कनाडा, जो कम से कम जिनकी उम्र 15 साल हो या इससे ऊपर हो। 15 साल से कम उम्र जी लोग अगर या बच्चे जो काम कर रहे हैं, यंग बॉयज, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते 15 साल से ऊपर।
या 15 साल से ऊपर, और इसके अलावा उन्होंने कोविड 19 की वजह से ये अपना काम रोका हो, या इसके अलावा एलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस रेगुलर और सिकनेस बेनिफिट्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या जिन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट खत्म कर ली है और उनके बेनिफिट्स जो है दिसंबर 29 2019 और अक्टूबर 3 2020 इसके बीच में हु हैव एग्जॉस्टेड देयर करंट एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस रेगुलर बेनिफिट, जिनके हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे लोग इस लिस्ट के अंदर नजर आ रहे हैं मुझे कि हु हैड एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड हैविंग इनकम ऑफ $5,000 इन 2019, और ऑब्वियसली ये वो लोग होंगे जिन्होंने टैक्स अदा किया होगा जो सीआरए की लिस्ट के अंदर आ रहे होंगे, कि जिनका वाजबात जो है जो अदा कर रहे हैं जिस पे टैक्स या कम से कम वो मेक ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन वो कागजों पे शो हो रहा है कि $5,000 से ऊपर उनकी इनकम नहीं है, और इन 12 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर उस वक्त भी वो 5,000 के जिम्मे में आती हैं, और इससे पहले 12 महीने पहले अगर वो 6 या 7,000 पे थे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अभी करंटली आज की करंट डेट से 12 महीने तक उस डेट के अंदर 5,000 पे आ रहे हैं तो वो भी इसके एलिजिबल है। इसके अलावा कुछ और लोग भी एलिजिबल है कि जिन्होंने वॉलंटरीली अपनी जॉब नहीं छोड़ी। लेट्स सपोज कि आप किसी हरे पीरे नीले स्टोर पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपने जॉब खुद नहीं छोड़ी, लेकिन आपको कोविड 19 की वजह से ले ऑफ किया गया है तो भी आप इसके एलिजिबल है। लेकिन अगर आप खुद छोड़ के आए हैं, रिजाइन करके आए हैं कोविड 19 की वजह से, कोरोना की वजह से, तो आप इसके एलिजिबल नहीं होंगे। जब आप अपना पहला क्लेम डालेंगे इसके लिए इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट्स के लिए, यू कैन नॉट हैव अर्न मोर देन $1,000 एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम फॉर 14 और मोर कंसेक्यूटिव डेज विद 4 वीक बेनिफिट पीरियड ऑफ योर क्लेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इससे ज्यादा है तो आप क्लेम फिर भी नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि आप जब यही एम्प्लॉयमेंट मिल रही है आपको जो तकरीबन $2,000 तक मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम दिया जाएगा, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। यू कैन नॉट अर्न मोर देन $1,000 इन एम्प्लॉयमेंट या 4 वीक एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ एंटायर 4 वीक बेनिफिट पीरियड ऑफ योर न्यू क्लेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। और ये जो आप क्लेम है ये डाल कर सकते हैं, ये भी आपको शाजा जी बताएंगी मजीद तफसील से, लेकिन सीआरए की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो वहां पर उनका ऑटोमेटिक जो एक बने हुए हैं पोर्शन जहां पर आप फिल करके आप प्रोसीड कर सकते हैं, उसको ऑटोमेटिकली ऑनलाइन आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पहले ही ऑनलाइन अकाउंट खुला हुआ है सीआरए के साथ तो आई थिंक इट्स वेरी इजी, इट्स जस्ट इन अ मैटर ऑफ 1 मिनट, बट आई थिंक नॉट मोर देन 1 मिनट अगर आप पहले ही रजिस्टर्ड है सीआरए के साथ। जी आमिर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जो आपने डिटेल्स दी। और अभी कुछ ही देर में जो हमारे साथ शाजिया जी में लाइन अप हो जाएंगे, क्योंकि आज डॉक्टर अदनान बहुत टाइम से जब से ये सिचुएशन जो है यहाँ पर कनाडा में हुई है, तो बहुत डिमांड हो रही थी। जो लोग ज़ाहिर है अब घरों में बैठ गए, आपको पता है यहाँ आप भी यहीं रहते हैं ज़ाहिर है भी, कि कार इंश्योरेंस जो आपको पता है कि एक ऐसा मामला है कि जिस पर जो है तमाम जो हैं वो कैनेडियंस जो हैं वो सफ़र करते हैं, ख़ासकर जो लोग यहाँ जीटीए में रहते हैं या ब्रैम्पटन में, मिसिसागा में, तो वो काफ़ी जो वहाँ के जो रहने वाले हैं उनकी तरफ से ये डिमांड आ रही थी कि ज़ाहिर है अब गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पर नहीं है इस वक्त, और बहुत सारी लोग जैसे आपने बताया कि जॉब्स नहीं हैं और जॉब्स भी ख़त्म हो गई हैं, इसकी वजह से जो है वो गाड़ियाँ सड़कों पर नहीं है। तो काफ़ी टाइम से जो है वो प्रेशर आ रहा था कि कार इंश्योरेंस जो है किस तरीके से जो है इसको जो है जो प्रीमियम है उसका जो है या तो इसको रिबेट दी जाए इस पर, या कोई ना कोई डिस्काउंट दिया जाए। तो हम पूरी ई आवाज़ की टीम जो है वो हमेशा जो है वो अपडेट देती रही। शाजिया जी जैसे कि इसको फॉलो करती हैं, मेरे ख्याल से वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, तो उनको प्रोग्राम में जो है इस वक्त शामिल कर लेते हैं और उनसे अपडेट लेते हैं कि जो कैनेडियन इमरजेंसी रिलीफ बेनिफिट है और ख़ासकर जो कार इंश्योरेंस पे जो अपडेट हुई है, तो हम उनसे अपडेट लेते हैं और ओवरऑल गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही हैं। तो वेलकम करते हैं शाजिया जी को। अस्सलाम वालेकुम शाजिया जी, आप कैसी हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं आमिर? जी अस्सलाम वालेकुम शाजिया जी। डॉक्टर साहब तुसी फसे हुए हो। जी शाजिया जी, क्वारंटीन में दिन कैसे गुजर रहे हैं? ओ पूछे ना आप। आज तो मैंने अपने बेटे को भी बल्कि मजाक से कहा, मैंने कहा मुझे तुम पे बड़ा प्यार आ रहा है तो मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ, तो कहता है कि नो मामा सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा शाजिया जी,
हम थोड़ी सी बात कर रहे थे कि एक तो कैनेडियन इमरजेंसी रिलीफ बेनिफिट्स की थोड़ी सी हमने बात की और उस पर थोड़ी सी अपडेट दे दें, और फिर हम बात कर रहे थे कार इंश्योरेंस, क्योंकि ये काफ़ी ब्रेक थ्रू था गवर्नमेंट की तरफ से। और आज भी जो है वो जस्टिन ट्रूडो, जैसे कि आपको अक्सर लोग ये कहते हैं कि सुबह मेरे ख्याल से 10:30-11 बजे जस्टिन ट्रूडो बाहर निकलते हैं और कोई ना कोई जो है वो अपडेट जो है कैनेडियंस के लिए लेकर आते हैं। तो शायद जी आप जो है इस पर काफ़ी गहरी नज़र रखती हैं, इसको फॉलोअप भी बहुत अच्छा करती हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या लेटेस्ट अपडेट हैं और ये ऑटो इंश्योरेंस पे क्या अपडेट मिले। जी जी आमिर, ऐसा है कि जस्टिन ट्रूडो साहब रोज ही, वाकई आपकी बात ठीक है, कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहते हैं। और आज जो उन्होंने दी थी वो इस सिलसिले में थी कि जो ऑयल वेल्स जो है उनको क्लीन करना है, तो उसके लिए हमको कुछ 1.7 बिलियन के करीब उन्होंने कहा था, क्योंकि उनको क्लीन करना बहुत खतरनाक है, वेरी रिस्की थिंग टू डू। इसके अलावा लोगों ने पूछा कि भाई आप कैसे करेंगे, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं बहुत से बंद हो रहे हैं और चीजें, तो वो कोई ना कोई चीज इस तरह की अपडेट करते रहते हैं कि स्मॉल बिजनेसेस को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। काफी पैसे गवर्नमेंट लगा रही है, और जो कुछ मैंने सुना है, जो लोगों को ले ऑफ्स मिले थे कोविड-19 की वजह से, उनको पैसे भी आने शुरू हो गए। अब ये तो है फेडरल लेवल, प्रोविंशियल लेवल पे भी गवर्नमेंट क्वाइट नहीं बैठी है। एंड आई मस्ट से कि जो प्रीमियर फोर्ड जो हैं उनकी गवर्नमेंट ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है। बल्कि आपको पता होगा कि पिछले दिनों में ट्रूडो साहब के ऊपर काफी एलिगेशंस आते रहे हैं कि भाई आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है बहुत स्लोली काम कर रही है, और बिल्कुल उन्होंने अगर रिस्पांस टाइम उनका तेज होता तो इतनी ज्यादा जो अब कंफर्म्ड केसेस और ये जो हालत खराब है ये ना होती। एनीवेज, अब तो काफी कुछ उन्होंने रोल आउट किए हैं प्रोग्राम्स। तो प्रोविंशियल लेवल की ये आप बात कर रहे हैं, जो जो इंश्योरेंस की है, ये हुआ ये था कि कुछ दिन पहले बहुत सारी शिकायतें गई थी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं रॉड फिलिप्स, उनके पास। और उनको कहा गया था कि भाई ये अगर सारा लॉकडाउन है सिटी, यानी लोगों को मस्ट डू समथिंग अबाउट। अच्छा, उसके बाद जब उन्होंने ये कहा तो इंश्योरेंस कंपनीज जो थी वो तो आपको पता है, उन्होंने कोई उस पर टस से मस नहीं हुई। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई हम इसको, अब लोगों ने जब ज्यादा शोर मचाया, जब उन्होंने कहा कि भाई हम कामों पे ही नहीं जा रहे हैं, सड़कों पे हम निकल ही नहीं रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रोसरीज लेके आ रहे हैं बस, तो इससे ज्यादा कुछ हम नहीं कर रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोग यूनिवर्सिटियों कॉलेजेस के में नहीं जा रहे हैं, ना बच्चे जा रहे हैं, तो उन्होंने अब एक लेजिस्लेशन जो थी वो उन्होंने कर दी। अब उसमें इंश्योरेंस कंपनीज का ये था कि वो ऑटो इंश्योरेंस का जो एक्ट है उसका एक जो क्लॉज है उसकी वजह से हम ये प्रीमियम्स जो हैं कम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने वो लेजिस्लेशन जो है उस एक्ट में अमेंड कर दिया उसको, यानी कि चेंज कर दिया, और उन्होंने कहा कि हर हाल में आपको ये ऑटो इंश्योरेंस कम करनी पड़ेगी। अच्छा, अब तो कुछ जो अच्छी कंपनीज थी उन्होंने तो ऑटोमेटिकली, जब रॉड फिलिप्स का पहले ही कंसर्न आया था, तो लोगों को भेज दे शुरू कर दिए थे ईमेल्स कि भाई आप के जो हैं वो हम कम कर लेते हैं, आप बैठ लें हमारे पास आके बात कर लें। तो उनके ऑलरेडी प्रीमियर्स कम होने शुरू हो गए थे। लेकिन क्या होता है ना डॉक्टर साहब एंड आमिर, कि हमारे ही लोग जो हैं सिस्टम्स को अब्यूज करते हैं। अब मुझे पर्सनली पता है कितने लोगों का जो कि महीने का जो 4-4 और 5-5 हजार किलोमीटर वो चलाते हैं, क्योंकि वो जो है काम, यानी रहते हैं जैसे मिल्टन में, काम उनको जॉब्स मिली हुई है ओकविल में, तो उनकी रनिंग काफी ज्यादा है, फिर बच्चों के साथ जो है काफी हो जाती है। अब उन्होंने क्या किया हुआ है, इंश्योरेंस जब पेपर्स आपको मिलते हैं तो उसके अंदर एक होता है कि खाना के, जिसमें आप लिखते हैं कि जी कम से कम हमारी माइलेज जो है वो है। तो यानी लोग खासतौर पे बीवियों का लिखवा देते हैं कि जी इसने तो बस बच्चे दे स्कूल जाना है और ग्रोसरी लेनी है, तो बाकी तो कुछ है नहीं। तो यानी महीने का वो लिख देते हैं कि हार्डली ये जो है कोई पता नहीं 20 या 25 भी किलोमीटर करेगी कि नहीं, इनफैक्ट वो काफी ज्यादा होती है। तो वो लोग अब अगर एतराज करेंगे या कहेंगे कि जी हमारी ऑटो इंश्योरेंस हमारा ख्याल नहीं कर रही और हमारे रेट्स रिड्यूस नहीं कर रही, तो ऑटो इंश्योरेंस उनके रेट नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो मिनिमम लेवल पे चल रहे हैं।
तो जिनकी प्रॉपर माइलेज है, जिनके प्रॉपर इंश्योरेंस थे इस तरह से कि जिनमें काफी माइलेज लोगों ने लिखी हुई थी, तो नाउ द इंश्योरेंस कंपनीज अंडरस्टैंड कि अब इफ एवरीबडी, द हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ ऑफ देम दे आर सिटिंग एट होम, और अगर अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी से लाते ले जाते थे तो वो बच्चे भी अब यूनिवर्सिटीज में नहीं जा रहे हैं, तो माइलेज डेफिनेटली हैज बीन कट ड्रास्टिकली। तो उनको डेफिनेटली अब अकॉर्डिंग टू लॉ उनको करना ही पड़ेगा। और अगर कोई कह रहा है कि हमारी इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर रही है, तो आप एक जो मैसेज है उनको ईमेल भेजिए, और उसकी एक कॉपी, अगर फिर भी उसके ऊपर कोई काम नहीं होता है तो आप मिनिस्ट्री को एक भेजें और उसके ऊपर फौरन वो जो है एक्शन लेते हैं। तो ये है इस वक्त अपडेट। डॉक्टर अदनान, आप कोई पूछना चाहें सवाल? जी बिल्कुल, इनफ शाजिया जी ने बताया, लेकिन शाजिया जी अब ये डिसाइड करना कि वो कट ऑफ वैल्यू क्या होगी और हाउ टू कन्विंस द इंश्योरेंस कंपनी, ये बड़ा ट्रिकी खेल नहीं है कि इसके अंदर कहाँ वो जाके कंप्लेन सेक्शन में कहाँ जाके कंप्लेन करें या किस गवर्नमेंट ऑफिशियल को करें, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट से जीतना जो है वो आपके बस की बात नहीं होती, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज हैव सो मेनी, बावजूद इसके के फ्लॉज हैं कि लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एट वेयर दे विल, वेयर द थिंग्स विल गो ऑन द न्यूट्रल ग्राउंड, जहां पर दोनों पार्टियों की सुनी जाए। जी, तो डॉक्टर अदनान, उसमें यह होता है कि एक तो आपके पास जरूर अपने भी ऑटो इंश्योरेंस के पेपर्स होते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ज्यादातर लोग जो हैं फ्री कंसल्टेशंस दे रहे हैं। जाहिर आप लोगों से जाके पर्सनली मिल नहीं सकते हैं, पर आपको उस पे फोन पे फ्री कंसल्ट है, तो आप एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला किसी और ऑटो इंश्योरेंस कंपनी में है, तो आप अपने पेपर्स निकालें और उसको बताएं कि भाई ये मेरी ऑटो इंश्योरेंस की टर्म्स थी और ये था। तो अगर वो आपका दोस्त है तो वो आपको या आपके जानने वाला है तो आपको बिल्कुल सही वो एडवाइस दे देगा, बोलेगा कि हाँ, अगर आपको ऑटो इंश्योरेंस ने नहीं दिया है रिबेट इस पे तो उसने सही दिया है, या अगर नहीं दे रहा है तो गलत कर रहा है। एंड देन यू कैन गो, ये जो वेबसाइट है उसकी ओंटारियो की, ontario.ca, जब आप ontario.ca की साइट पे जाते हैं तो वो खुल जाती है और उसमें काफी सारे जो हैं वो आ जाते हैं कि आप हेल्थ के लिए किधर जा सकते हैं, ऑटो इंश्योरेंस की कंप्लेन के किधर जा सकते हैं, वो आप खोलें। वहां पे लोगों के फोन नंबर्स भी हैं, वहां पे ईमेल्स भी हैं, तो आप एक उनको ईमेल भेजें। और इससे भी आसान तरीका है, हमारी फेसबुक देखें, हमें ई आवाज पे देखें, हमें रेडियो पे सुने और हमें कंप्लेंट भेजें, हम जो है मिनिस्टर तक पहुंचा सकते हैं। और हम जो है उनकी आवाज जो है, हम तो कम्युनिटी की आवाज ही है। हमें एक ईमेल मुझे भेज दें, एक ईमेल, या अरफा बाजी माजिद भाई को भेज दें, तो because I am all the time in touch with these people, तो I can always bring up these cases with them कि भाई कम्युनिटी के ये कंसर्न है। लेकिन उसमें फिर आप मबहम बात ना लिखें और डरें ना, फिर आप अपना पूरा नाम लिखें, क्या आपकी टर्म्स थी, उसमें कौन कौन शामिल था, मियाँ था या बीवी था, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थी, फर्स्ट पार्टी, जो भी आपकी चीजें आप लिख के भेजें और अपनी कंपनी का नाम बताएं कि इस इंश्योरेंस कंपनी से हमने लिया है, तो हम बिल्कुल उनको टेकअप कर सकते हैं मिनिस्टर साहब के साथ और दूसरे भी ऑफिशियल्स जो हैं और जो एमपीपीज हैं उनके साथ। अच्छा शाजिया जी, और डॉक्टर अदनान हमारे साथ कॉलर भी हैं, तो डॉक्टर अदनान कॉलर भी ले लें, हम उनसे भी सवाल पूछ लेते हैं। जी डॉक्टर अदनान। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर निशी खान मुखातिब हैं। एक्चुअली मुझे सबसे पहले तो मैं बात शुरू करूँगी कि कुरानी आयत से, जैसे कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। तो इसमें मैं ये सबसे पहले अपने जो भी सुनने वाले हैं उनको ये बताना चाहूँगी कि बेशक अल्लाह ताला ने इसमें कह दिया, बेशक हर दुश्वारी के साथ आसानी है। मतलब जैसे आजकल जो ज़माना चल रहा है, सब लोग अपने अपने घरों में महसूर हैं, तो एवरीबडी इज गोइंग लाइक, पहले तो वायरस का एक था कि क्या वायरस है क्या, एवरीबडी कम टू नो कि कोविड है क्या, काफ़ी हर बंदा इसके बारे में पीएचडी तो कर ही चुका है अब तक। तो उस मतलब लोग जो हैं किसी और साइड पे डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो गया। तो उन सब के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप सिर्फ अल्लाह ताला की अगर इस मैसेज पे गौर कर लें कि हर दुश्वारी के साथ आसानी है, तो यकीनन हमारे लिए भी आसानी आएंगी। जो अभी मुश्किल वक्त है ये टल जाएगा। तो बीइंग अ डॉक्टर, टू बी ऑनेस्ट, मेरी आमिर भाई से बात हुई तो इन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर अदनान से भी बात हुई, तो इन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में। तो इनका पहले तो थैंक यू सो मच। बीइंग अ डॉक्टर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे
शुरू में बहुत पिंच कर रहा था कि आई एम नॉट वर्किंग एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हियर, मतलब आपको अपना प्रोफेशन जो है वो आपको अंदर ही अंदर ये चीज़ का करता है कि यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल। आपको अब ज़रूरत है अपने, जो हमने ओथ उठाया होता है कि आपको कम्युनिटी को आपकी ज़रूरत है, जो पेशेंट्स हैं उनको ज़रूरत है आपकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइसेंस ना होने की वजह से वी आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस। लेकिन जो भी है IMGs के लिए भी इन्होंने, गवर्नमेंट ने खोला इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, वो भी 30 डेज का लाइसेंस और 60 डेज का भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी इंक्रीज हो जाएगा फर्दर, कि एक्सटेंडेबल लाइसेंस है, तो उससे भी मतलब हम लोग रुजू कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ये हो रहा था कि जितने भी यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि चलें पाकिस्तान और दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें तो हम सोच सकते हैं कि चलें PPE जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उसकी कमी हो सकती है, लेकिन आई वॉज रियली सरप्राइज नॉर्थ अमेरिका जैसे रीजन में, अमेरिका, US और कनाडा जैसे रीजन में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर भी अच्छी खासी मतलब डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, PPE के मामले में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बेचारे सुबह जाते हैं और उनको वही वाला ऑटोक्लेव करके उनको उनका पूरा का पूरा मास्क वगैरह एवरीथिंग दे हैव टू वेयर, अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहनना पड़ता है, PPE वगैरह। तो काफ़ी शुरू में हमने हेल्प की, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी पाकिस्तान में भी मैंने कोशिश की कि अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसके थ्रू हमने काफ़ी क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को मास्क वगैरह, एटलीस्ट मास्क एंड ग्लव्स जो हैं हमने प्रोवाइड किए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब यहाँ पर हमें दुश्वारी का सामना हुआ डॉक्टर्स को, यहाँ पर स्पेशली एज आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ, यहाँ पर एक एसोसिएशन है हैपा के नाम से हैमिल्टन में, आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ हैमिल्टन पाकिस्तानी फिजिशियन एसोसिएशन। तो इन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया। मैं मतलब बताना चाहती हूँ कि हैपा में डॉक्टर तारिक अजीज हैं, सबसे अच्छा इन्होंने ये काम किया। यहाँ पर PPE के लिए इन्होंने डोनेशन इकट्ठी करना शुरू की, बल्कि डोनेशंस नहीं, इन्होंने हम लोग जितने भी मेंबर्स थे आपस में, हम ही ने आपस में डोनेशंस इकट्ठी की। अभी तो कम्युनिटी से हमने लिया भी नहीं, और हमने कोशिश की कि जितने कम से कम हैमिल्टन के अराउंड जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, बर्लिंगटन हो गया, हैमिल्टन हो गया, एनकास्टर हो गया, ब्रैंडफोर्ड हो गया, तो यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इवन लॉन्ग टर्म केयर में स्पेशली बहुत आजकल नेसेसिटी है लॉन्ग टर्म केयर, नर्सिंग होम्स में बेशुमार जितने भी पर्सनल जो सपोर्टिव वर्कर्स हैं वहाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि उनके पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ हम लोग इंशाल्लाह वहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम लोग मास्क, अल्हम्दुलिल्लाह मास्क एंड ग्लव्स, इवन आई शील्ड भी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी अभी पूरी कोशिश है कि हम इस चीज़ को आगे लेकर चलें। होपफुली ये कि जितने भी लोग हैं, बस सुनने वाले ये हैं कि उनसे दुआ कर सकते हैं, उन सबको दुआ के लिए कह सकते हैं कि आप दुआ करें कि ये मुश्किल टल जाए जितनी जल्दी हो सके। और बस मेरा तो यही पैगाम है सबके लिए कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अभी जो है इस वक्त स्टे होम रहकर यूनाइटेड होने का टाइम है कि सब लोग जो हैं सोचें कि आइसोलेशन, जो लोग आइसोलेशन में हैं या जो भी अपने घरों में महसूर हैं, उन सब के लिए ये सोचने का भी थोड़ा सा टाइम है कि जो कि हमारी ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई थी, थोड़ा सा सोचने का भी टाइम है कि हम किस दगल पे चल रहे हैं हम लोग। जी डॉक्टर इरमान। जी थैंक यू डॉक्टर दिलनशी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो जिंदगी जो है वो काफी मसरूफ हो गई थी। वी आर बैक टू द ओल्ड टाइम्स। सिर्फ ये फर्क है 1980 और 70 की जिंदगी से कि इस वक्त हमारे हाथ पे गैजेट्स हैं। इसके अलावा जो है जिंदगी जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है कि हम रेस्टोरेंट्स के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, हम घूमने फिरने और जो सोशलाइजेशन के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। मुझे हम अजीब ये लगता है लोगों की बात जब मैं सुनती हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा अजीब ये बात लगती है कि लोगों से मुझे ये सुनने को मिलता है कि हम बोर हो रहे हैं। लाइक आई वाज लाइक सरप्राइज कि बोर, घर में आप अपनी फैमिली के साथ बोर हो कैसे सकते हैं? ठीक है, माना कि आप बाहर आउटिंग नहीं कर सकते, आप पिकनिक पर नहीं जा सकते, दिस इज समथिंग एल्स। लेकिन जो भी घर में स्पेशली ख्वातीन हजरात हैं, ख्वातीन हैं जो स्पेशली,
वो भी कहती हैं कि हम बोर हो रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि जो अमूर खानादारी चला रही होती हैं उनके पास तो इतना टाइम ही नहीं होता बच्चों से निकलने के लिए या घर में जो भी काम होते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उनके पास बोर होने का भी टाइम हो सकता है। तो दैट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। और शाजिया जी के लिए मतलब मैं ये कहूँगी कि शाजिया जी हमेशा से आपका तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जितना भी मतलब जैसे आप बोलती हैं जो एनर्जी आपके अंदर आती है तो काफ़ी वाइब्रेंट होती है और अगले बंदा जो है वो सुनने पर मजबूर हो जाता है कि शाजिया जी क्या कह रही हैं। तो मैं भी ये सुन रही थी, आप इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, तो आई एम मतलब द लकी पर्सन कि मेरी इंश्योरेंस ही ऑल स्टेट से थी और ऑल स्टेट ने ही पहले स्टार्ट किया और आई वाज लाइक सरप्राइज टू सी कि मेरी जो प्री ऑथराइज पेमेंट थी वो हाफ कटी इस मंथ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे कुछ इसके लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी इंश्योरेंस कम करने के लिए। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपने बिल्कुल सही माइलेज लिखवाए होंगे जितने आप यूज कर रहे होंगे। तो अगर जो लोगों ने वही एक्सप्लेन किया है कि जो बेस्ट पॉलिसी, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, तो जिन्होंने ऑलरेडी मिनिमम पे जो इंश्योरेंस करवाई हुई थी फिर उनको तो कुछ भी अब गुडीज नहीं मिलेंगे ना, तो इसलिए सही कहा आपने जी। थैंक यू दिलिशी, डॉक्टर दिलिशी लाइन पे आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आपसे अपडेट्स लेंगे हैमिल्टन एसोसिएशन की और तमाम ओंटारियो में क्या हो रहा है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मेरे साथ हैमिल्टन के मैं 2 फिजिशियंस को अपने साथ लेकर आऊंगी और हम उनसे मजीद पूछेंगे कि जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स फ्रंट लाइन पे क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है। इंशाल्लाह डॉक्टर तारिक अजीज नेक्स्ट टाइम मेरे साथ होंगे। इसके अलावा एक आध और फिजिशियन को जो स्पेशली आजकल साइकियाट्रिस्ट को भी हमें साथ लेकर आना चाहिए और मेरे पास वो साथ होंगी। इंशाल्लाह बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे कि लोगों के ऊपर इसके क्या असर हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर जी, तो जनाब ये मामलात हैं कि वो रिपोर्ट जो भी स्टैट्स कैनेडा की आई है उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई ये तो लोग इतने परेशान हो गए हैं कि एलसीबीओ की सेल्स बढ़ गई हैं, तो अपने गम भूलने के लिए लोगों ने बहुत ज्यादा पीना शुरू कर दिया है क्योंकि एलसीबीओ और ये जो सारी थी इनको एज जो है वो इसेंशियल सर्विसेज में उन्होंने डाला हुआ था। तो अब बस ये मामलात हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आप अगर परेशान हैं और आप ज्यादा पी रहे हैं तो आपकी परेशानी कम कैसे हो सकती है। हाँ भूल सकते हैं शायद आप थोड़ी देर के लिए, तो एस्केपिज्म मैं तो कहूंगी इसको है। जी बिल्कुल। अच्छा हमारे साथ जो हैं वो इंडस हॉस्पिटल से जो हैं वो परवेज़ अहमद जो है हमारे साथ यहाँ टोरंटो में होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में जो है हमारे साथ सीईओ इंडस नेटवर्क जो हैं डॉक्टर बारी वो भी पाकिस्तान से जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो अभी हमारे साथ जो है परवेज़ अहमद साहब जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं इंडस नेटवर्क के वो हमारे साथ शामिल हैं। तो डॉक्टर अदनान और शाजिया उनको पहले हम इस प्रोग्राम में लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि इंडस जो है यहाँ कनाडा में टोरंटो में भी और पाकिस्तान में भी हम उनसे अपडेट लेंगे। तो वेलकम करते हैं परवेज़ साहब को। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम आमिर, थैंक यू वेरी मच। जी परवेज़ भाई, हमारे साथ जो है वीडियो लिंक पे पाकिस्तान से ही डॉक्टर अदनान शामिल हैं और हमारे साथ यहाँ टोरंटो से जो हैं वो शाजिया मलिक हमारी एसोसिएट एडिटर हैं ई आवाज़ और साज़ो आवाज़ 770 की। परवेज़ भाई आपसे सवाल ज़ाहिर है आप यहाँ टोरंटो में होते हैं, थोड़ा सा ये बताइए कि यहाँ जो है वो ज़ाहिर हम इंडस डॉक्टर बारी से भी वहाँ पाकिस्तान के पूछेंगे, इंडस नेटवर्क जो है वो यहाँ टोरंटो में जो है इस कोविड-19 सिचुएशन में जो है वो अपना रोल क्या प्ले कर रहा है और क्या मेजर्स जो हैं वो इंडस हॉस्पिटल यहाँ ले रहा है? देखिए इंडस हॉस्पिटल में थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के हिसाब से क्या सिचुएशन थी। जिस वक्त पाकिस्तान में पहला केस कोविड का आया उससे पहले इंडस हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट थी वो ग्लोबल जो सिचुएशन थी, उस वक्त चाइना के अंदर जो सिचुएशन इमर्ज हुई थी उसको क्लोजली मॉनिटर कर रही थी। उस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने हमें रब्ता किया जब पहला केस आया, तो उसके बाद हमने फॉरेन गवर्नमेंट के साथ बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनाई और गवर्नमेंट ने खासा ट्रस्ट किया इंडस के ऊपर। फौरी तौर पर हमारे पास उन्होंने हमें 2 हॉस्पिटल्स, एक गडाफ टाउन में और एक जो बिन कासिम टाउन में नए हॉस्पिटल बने हुए थे वो क्वारंटाइन करने के लिए दे दिए और उसके बाद इन इंडस को सपोर्ट किया टेस्टिंग फैसिलिटीज। हमारे पास ऑलरेडी BSL-3 लैब मौजूद थी तो उस पर उन्होंने हमें टेस्टिंग के लिए जो है इक्विप किया और हमने अपना हॉस्पिटल मेन जो था इंडस हॉस्पिटल उसके अंदर 26 बेड को सेपरेट कर दिया इंडस उसके लिए सिर्फ कोरोना के लिए। एंड देन एक्चुअली उसके बाद जो हमारे दूसरे हॉस्पिटल ने मुजफ्फरगढ़ का हॉस्पिटल है 400 बेड का हॉस्पिटल, उसमें से 300 बेड कोरोना के लिए मुख्तस कर दिए इस्लाम कोर्ट के अंदर जो हॉस्पिटल। एंड देन वी स्टार्टेड विद दिस स्क्रीनिंग एंड
टेस्टिंग, क्योंकि इंडस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि इंडस में बिल्कुल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरह बिल्कुल तमाम की तमाम सर्विसेज एब्सोल्युटली फ्री दी जाती हैं, किसी किस्म का कोई कैश काउंटर या वो नहीं है। तो इट वाज अ वेरी नेचुरल अलायंस विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड देन वी स्टार्टेड, सो वी आर नाउ डूइंग टेस्टिंग कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो पेशेंट्स आ रहे हैं। हमने लास्ट एक वीक पहले पहला जो था मोबाइल यूनिट, हमारे टीबी की ट्रीटमेंट के मोबाइल यूनिट्स हैं एक्चुअली, जिसमें हमें कुछ बेसिक इक्विप्ड होते हैं, उनमें से एक मोबाइल यूनिट हमने प्लेस किया फॉर मेकिंग फर्स्ट ड्राइव थ्रू टेस्टिंग सेंटर, स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, वो हमने बोर्ड बेसिन के ऊपर उसको प्लेस किया था। तो इस वक्त इंडस इज एट द फोरफ्रंट, हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते जा रहे हैं। यानी कि इनिशियली हमारे पास टेस्टिंग किट्स का मसला था कि टेस्टिंग किट्स कम थी, तो उसके बाद हमने उसको बढ़ाया, बल्कि हमने भी 1-1.5 वीक पहले ही कनाडा से ही तकरीबन 1 लाख के करीब टेस्टिंग जो कि उधर भेजी गई, और उससे हमारी कैपेसिटी के अंदर वो हुआ है। कनाडा के अंदर जो है इंडस हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है द इंडस डेवलपमेंट फाउंडेशन के नाम से। तो यहाँ पे बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं वो अवेयरनेस का ही है कि लोगों को, कम्युनिटी को अवेयरनेस पहुंचाना कि किस किस किस्म की क्या सिचुएशंस होनी चाहिए, अगर आप घर पे क्वारंटीन हो रहे हैं तो किस तरीके से घर के ऊपर क्वारंटीन हो। और इंडस हॉस्पिटल जो है ऑब्वियसली वी आर टैक्स एलिजिबल रजिस्टर्ड ओवर हियर। अच्छा परवेज साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इधर तो लोगों को काफी अवेयरनेस ऑलरेडी भी है और गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सख्ती कर रही है, और ये तो ऐसे मुल्क है नहीं कि जहाँ पे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स अगर कोई बात कहें तो उसको कोई डिफाई करे। तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी लोग कर रहे हैं, लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम करें या घरों पे रहें, अगर इसेंशियल आपकी सर्विसेज नहीं है या आपको जरूरतें नहीं है आप बाहर ना निकलें। तो आपकी जो सर्विसेज पाकिस्तान में है उधर आप, जैसे आपने अभी कहा हम इधर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, इधर तो ऑलरेडी अवेयर भी हैं और थोड़े लॉ अबाइडिंग भी हैं, तो कराची में क्या मुश्किलात हैं आपको? तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि वहां पे तो लोग सुन ही नहीं रहे हैं, खासतौर पे जैसे आज जुमे का ही दिन है, तो जुमे के दिन तो वो लोग बाहर निकल आते हैं। तो आपकी टीम्स जो मोबाइल टीम्स हैं या बाकी के जो हॉस्पिटल की टीम्स हैं, उनको कितनी मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है? देखिए, मुश्किलात और चैलेंजेस अच्छे खास हैं, क्योंकि आपको आइडिया है कि जो सबसे ज्यादा एक्सपोज हैं वो तो हेल्थ वर्कर होते हैं। हमारे तकरीबन 11,000 के करीब हेल्थ वर्कर हैं। तो हमारे पास एक पहला चैलेंज जो था 3-4 हफ्ते पहले आया था, जिस वक्त पहला मसला ये था कि जहां पर आपने लोगों को, स्पेशली जो उलमा की कम्युनिटी है, उनके साथ डायलॉग करना था, और गवर्नमेंट ने हमसे उस वक्त रिक्वेस्ट की थी, डॉक्टर बारी उसके अंदर खास पेश थे कि इनके साथ डायलॉग करके बताया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत क्या है। तो जो पहला डिसीजन किया था उलमा ने तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले, जिसके अंदर ये फैसला किया गया था कि मसाजिद जो हैं उनके अंदर जो है लिमिट कर दिया जाए नंबर ऑफ लोगों को। बाद में गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि 5 लोगों तक उसको लिमिट कर दिया, क्योंकि उनका एक व्यू ये था कि मस्जिदों में ताला ना लगे। तो उसका एक बीच का हल ये निकाला कि अच्छा ठीक है, ताला नहीं लग रहा, अंदर एक तो जो भी पेशमाम या जो भी लोग रहते हैं वो अंदर मस्जिद के अंदर नमाज कराएं, और उसके बाद जो है वो ये फिर मसला 3 दिन 4 दिन पहले फिर दोबारा इमर्ज हुआ, जिसके अंदर चूंकि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये आ रहा था कि कुछ हम ईज अप करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर ये दोबारा मसला आया, जिसके अंदर था कि आप जुमे की, जैसे आज का जुमा जो था वो क्रिटिकल था, और कल रात तक बड़ी कंफ्यूजन मार्केट के अंदर, यानी कि लोगों के अंदर मुख्तलिफ दारुल इफ्ताह में। और फिर कल रात को जाकर जो है वो एक इजलास हुआ सिंध गवर्नमेंट का उलमा के साथ, जिसमें इंडस की टीम भी शामिल थी, डॉक्टर अब्दुल बारी खुद भी शामिल थे। वहां जाकर उनको फिर इस बात पे कन्विंस किया कि गवर्नमेंट ने ये अगेन ये दे दिया कि दे आर नॉट गोइंग टू चेंज इट, सो दिस इज नॉट हैपनिंग। लेकिन देयर इज अ कंफ्यूजन करंटली। हम ये समझते हैं कि जो सिंध गवर्नमेंट के इक़दाम हैं, दोज आर इन लाइन विद द व्हाट इज बीइंग एडवाइज्ड बाय द प्रोफेशनल्स। अब वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिक्स, लेकिन जो लाइंस जिस तरह से हमें नजर आ रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट में जिस तरीके की कुछ कंफ्यूजन हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी उन्होंने क्या इक़दाम कर लिया है, लेकिन देयर आर सर्टेन कंफ्यूजन्स। आपको ये तो पता ना कि यहाँ पर तो एक सर्टेनिटी है कि ये पता है ना, मतलब यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर ने आके बता दिया कि दिस इज न्यू नॉर्मल जी। अब आप समझें कि यही नॉर्मल है, एंड देन यू लिव विद इट, एंड बट वहां पर जो है ना स्टिल देयर आर कंफ्यूजन्स, और फिर हमें डाउन द लाइन लोगों को हैंडल करने में ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस या इस किस्म की चीजें कि आप लोगों को कह दें कि ठीक है आप निकल जाएं, और जो है वो तवक्कल करके निकल जाएं, तवक्कल की रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। तो ये चैलेंजेस हमें मुस्तकिल तौर पर पेश आ रहे हैं वहां पर, but this is the nature actually we have to live with it. जी डॉक्टर दान, आप कुछ पूछना चाहिए? अच्छा परवेज साहब, जी परवेज साहब, मैं जिस तरह के हम सब जानते हैं कि इंडस हॉस्पिटल इज वर्किंग अलोंग विद द कोलैबोरेशन विद द सिंध गवर्नमेंट, तो शुरू में ऐलान किया गया था, आई थिंक आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 300 मिलियन की ग्रांट दी गई थी वेंटिलेटर्स के लिए
कि वैसे शायद उसका हसूल डिफिकल्ट होता, लेकिन इंडस के साथ कोलैबोरेशन के साथ 50 वेंटिलेटर्स के लिए सोचा गया था कि 40 जो है विल बी ग्रांटेड इन द मेन इंडस हॉस्पिटल्स और 10 विल बी गो टू द रूरल एरियाज। तो आपने जो मुजफ्फरगढ़ का जिक्र किया, आई थिंक ये वो एरियाज है वहां पर, और वहां कुछ थोड़ा सा इसकी तफसील बताएंगे वेंटिलेटर्स की, कि वहां पर इसका इस्तेमाल और ये कहाँ कहाँ पहुंचाए गए हैं और कितने रूरल सेंटर्स में किस तरह से कोलैबोरेशन में काम हो रहा है और हाउ यूजफुल दे आर। हमने इस तरह किया था, बिल्कुल सही है। सिंध गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर यह कहा था कि आप स्पेशली जो 2 हॉस्पिटल्स थे जो कि गडाब टाउन के अंदर और बिन कासिम टाउन में नए हॉस्पिटल्स थे, उन्होंने कहा था आप इसको इक्विप कर दें, क्वारंटाइन फैसिलिटी क्रिएट कर दें। और वो तकरीबन एक 100 बेड का हॉस्पिटल था और एक 60 बेड का हॉस्पिटल था। तो हमने फौरी तौर पे एक तो उसको इक्विप करने के लिए वेंट्स का ऑर्डर दिया। दूसरा इंडस हॉस्पिटल के जो मेन था, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ वेंट्स मौजूद थे, हमने तकरीबन 26 वेंटिलेटर्स इंडस मेन हॉस्पिटल्स के लिए हमने ऑर्डर किए। दूसरा हमारा एक हॉस्पिटल है इस्लाम कोर्ट के अंदर, चूंकि वो कोई इट्स ए बेसिक क्लिनिक। आपको ये तो आइडिया है ना कि वेंट में खाली वेंट नहीं चाहिए होता, आपको उसके साथ स्टाफ भी चाहिए होता है, उसको हैंडल करने के लिए वर्कर्स भी चाहिए होते हैं, जो इतनी आसानी के साथ अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जो मुजफ्फरगढ़ का हॉस्पिटल है वो हमारा पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में चल रहा है, जो कि सदर्न पंजाब का एक बहुत बड़ा मेजर सेंटर है। तो वहां पर जितने वेंट्स थे और उसके बाद हमने एडिशनल वेंट्स वहां पर ऑर्डर किए। तो इस वक्त जितने वेंट्स हम लगा सकते थे कंसीडरिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मौजूद हैं, वो हमने ऑर्डर भी कर दिए। कुछ मेजॉरिटी ऑफ दोज एक्चुअली आर ऑलरेडी अराइव्ड और उनको हमने प्लेस कर दिया है। 3 दिन पहले तक की सिचुएशन थी, आपको ये तो आइडिया होगा ना कि पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रेन है इस वक्त कोरोना वायरस का, उसमें नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू द वेंट इज नॉट एज हाई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज व्हाट वी आर सीइंग इन इटली, स्पेन और यूएस के अंदर हम देख रहे हैं। 3 दिन पहले तक के नंबर से आप यकीनन चेंज हो गए होंगे कि तकरीबन देयर वर ओनली 44 पेशेंट्स ऑन वेंट इन द होल पाकिस्तान। 44 के करीब पेशेंट्स थे। परवेज साहब, उसमें क्या ये फैक्टर नहीं है कि जरा पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो जरा यंग पॉपुलेशन है, तो इसलिए आप लोगों का थोड़ा वहां पे बचाव हो रहा है? जो इटली और स्पेन की आप बात कर रहे हैं, वहां पे बहुत लार्ज नंबर में एजिंग पॉपुलेशन थी और जो डेथ्स के वहां पे नंबर्स भी आए में जो ज्यादातर डेथ्स हुई हैं इधर ओंटारियो के अंदर, बहुत सारे ये देखे हैं जो पिछले दिनों में डेथ्स हुई हैं प्रोविंस के अंदर ही, वो ज्यादातर वो जो लॉन्ग केयर टर्म होम्स में लोग रह रहे थे उनके अंदर ज्यादातर वो डेथ्स हुई हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि इस चीज से थोड़ा बचाव हुआ है कि यंगर पॉपुलेशन है और वो अब इसीलिए जल्दी सेहतयाब भी हो रहे हैं? लेकिन जो सिंध की गवर्नमेंट ने, जैसे आपने कहा कि उन्होंने सख्त इकदाम किए, उनका भी कुछ असर नजर आ रहा है, क्योंकि यही सब चीजें तकरीबन पंजाब में भी हैं। लेकिन पंजाब में तो आप देख लीजिए कि केसेस ऊपर ही जाते जा रहे हैं। तो जिस तरह से कंट्रोल सिंध की गवर्नमेंट ने किया है, तो आप कैसे कंपेयर करते हैं और आप कैसे इस बात को लेके चलते हैं आगे? देखिए, इसमें 2 बातें, जैसे कि आपने कहा ना कि यंग पॉपुलेशन है, नाउ देयर आर डिफरेंट थ्योरीज। उसको हम थ्योरीज इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त तक कोरोना वायरस से मुतालिक जितनी भी चीज़ें आई हैं वो तमाम की तरह गैस वर्क पर मबनी है। मिसाल के तौर पर जनरली ये कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन में इम्यूनिटी ज़्यादा बिकॉज ऑफ द बीसीजी, के हमारे पास बीसीजी वैक्सीन है, तो वो बीसीजी वैक्सीनेशन की वजह से हमारे पास ज़्यादा है। हमारे पास द कंट्री ऑलरेडी हैज़ ए, हमारे पास स्टिल मलेरिया मौजूद है। इसी तरीके से जो है तो लोगों के अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा है, तो बट दिस इज ऑल गैस वर्क। बट एक रिसेंट ये भी है कि देयर इज अ डिफरेंट स्ट्रेन, ए बी एंड सी, डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ वायरसेस हैं, और उसमें से जो है डिफरेंट स्ट्रेन्स की जो फैटिलिटी है वो बहुत डिफरेंट है। तो इस वजह से कोई बात सर्टेनिटी से तो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती है कि ये बात तय है कि हमने अगर जितने टेस्टिंग जितनी भी की, क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तान में टेस्टिंग बहुत कम हुई है, जितनी भी टेस्टिंग की तकरीबन 15%, जो कि 14-15% जो कि हर जगह का रेशो आ रहा है, उस रेशो से हमारे पास पॉजिटिव केसेस आए हैं। लेकिन अब उसका इम्पैक्ट पेशेंट इतने ज़्यादा आईसीयूज में क्यों नहीं गए, या पेशेंट्स को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों नहीं हुआ है। और बट देर आर पेशेंट्स हु आर इन दी आईसीयू राइट नाउ, जो कि दुनिया भर में हर जगह, जो कि यंग भी हैं, यानी कि आपको अच्छी खासी 35 से 40 और 45 साल के लोग भी मिलेंगे। अगर किसी की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम्प्रोमाइज्ड है तो देर आर चांसेस कि पेशेंट विल नॉट बी देयर। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग, जो आपने सवाल किया था इसके में कि इस पे अभी हमारे पास सब गैस वर्क्स हैं, वी डोंट हैव एनी सर्टेनिटी एक्सेप्ट जो क्लोजेस्ट लगता है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले आ रहा था, हमने भी उस न्यूज़ को
देखा था कि जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ब्रॉड डेड पेशेंट्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, तो क्या इसकी वजह ये है कि लोग पीपल आर हाइडिंग, लेकिन बाद में जो फर्दर कुछ डेटा आया कि शायद वो ऐसी सिचुएशन नहीं है। नॉर्मली एक्चुअली जो नंबर्स हैं वो नंबर्स विद इन द कंट्रोल हैं, उतने ही नंबर्स आ रहे हैं। एक तो ये बात है। जहाँ तक लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो हम ये समझते हैं कि जो प्रोफेशनल एडवाइस गवर्नमेंट को हम दे सकते हैं उसको सिंध गवर्नमेंट बेहतर तरीके से मान रही है और उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। अब उनके पास, फेडरल के पास किस किस्म की लिमिटेशंस हैं, जिसके अंदर जैसे सिंध में अगर आप हैंडल कर रहे हो तो शायद एक दो बड़े मेजर शहर हैं जो इकोनॉमिक हब हैं। पंजाब के अंदर बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिक हब होंगे, जिसमें फैसलाबाद भी है, सियालकोट भी है, लाहौर भी है, मुल्तान भी है। तो इट्स ए वेरी बिग एक्चुअली प्रोविंस टू मैनेज एंड हैंडल। अच्छा डॉक्टर परवेज, ऐसा भी है कि जो अभी लेटेस्ट जो कुछ खबरें आ रही हैं, जैसे कि अब कल ही की थी कि जो इंडिया के कुछ डॉक्टर्स ने कही थी कि एक स्वाइन फ्लू की मेडिसिन थी, एक हाइव के लिए HIV जो है उसके लिए एक मेडिसिन थी, और एक हाइड्रोक्लोरोक्विन है। इन तीनों दवाइयों के कॉन्कॉक्शन बना के उन्होंने कुछ वहां पे पेशेंट्स को दिए हैं, एंड दिस न्यूज वाज ऑल ओवर इन इंडियन मीडिया यस्टरडे कि उसका जो है काफी असर सामने आया है और लोग काफी ठीक हो गए हैं। तो आपको ऐसे लगता है कि इस तरह की दवाइयों के कॉन्कॉक्शंस बना के दिए जाएं, क्योंकि आपको पता है अभी बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका ने भी इंडिया से क्लोरोक्विन जो है वो मंगवाई है, और हमारी इतलात के मुताबिक दिसंबर जनवरी में क्लोरोक्विन जो है चाइना ने भी पाकिस्तान से मंगवाई थी। तो आपको लग रहा है कि ये जो सारे तजर्बे चल रहे हैं, और आज जो अमेरिका से भी आई है एक खबर कि वहां पे वो एक दवाई है, इफ आई एम नॉट रियली वेरी श्योर, उस दवाई का नाम रेमडेसिविर है कुछ ऐसे करके, तो उसके उन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स किए हैं, तो वो कह रहे हैं उसके भी काफी खातिर खा जो है वो नताइज सामने आए। तो आपको लग रहा है कि ये सब चीजें जो हैं कुछ असर कर रही हैं, या कि पाकिस्तान में कुछ लोगों ने, कोई डॉक्टर्स ने क्लोरोक्विन दी है लोगों को? कुछ आपको देखने में ऐसे मिला? क्योंकि आप हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं, तो आई थॉट कि आई शुड रियली टॉक टू, बिकॉज वैक्सीन तो एग्जैक्ट कोई भी नहीं है अभी तक। इसमें देखें, ये जितनी भी आपने बताई हैं ये सारे के सारे इस वक्त गैस वर्क्स हैं, और ये किसी चीज़ के मेन स्ट्रीम जो एक रिसर्च की पूरी मेथोडोलॉजी है। जब आप ड्रग को मार्केट के अंदर लेकर आते हैं, ह्यूमन के ऊपर टेस्ट करते हैं, ट्रायल करते हैं, और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स के साथ उसको देखते हैं। तो जो बात कही जा रही है कि जो भी मैनेजमेंट की, इसकी जो पेशेंट की मैनेजमेंट की जा रही है कि अगर पेशेंट इस सिम्टम्स के साथ आया है और उसके साथ आप उसको ये दवाएं इफेक्टिव हो सकती हैं, उसको कोई हिट एंड ट्रायल से तो कर सकता है, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम पे बनाकर, जैसे हमारे पास इस वक्त एक पूरी गाइडलाइन है कि जब पेशेंट आए और इन सिम्टम्स के साथ आए तो कौन कौन सी दवाओं के साथ मैनेजमेंट करें, लेकिन वो तमाम के तमाम हिट एंड ट्रायल हैं। एक्चुअली वी कैन नॉट एक्चुअली से कि हमने इसकी कोई ऐसी क्योर पा ली है कि ये पेशेंट जो है वो जब इसके ऊपर सफ़र करने चला गया तो उसके बाद ये फौरन 100% ठीक हो गया और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए। वो तो जब तक आपके पास मेन स्ट्रीम के ऊपर दवा नहीं आएगी, और दवा आ भी जाए उसको हैंडल करने के लिए, तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो वैक्सीन है। जी मैं एग्री करूंगा शादिया जी परवेज साहब से कि दिस इज ऑल गेस वर्क। रेमडेसिविर के बारे में जो अब बात कर रही थी, दीज आर द एंटी वायरल एजेंट्स। ये एंटी वायरल एजेंट्स हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो ग्रुप है ऑब्वियसली एंटी मलेरियल है। तो शायद इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इसके ना, हालांकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं एज कम्पेयर टू द US, एज कम्पेयर टू द UK या इटली, जहां पर जो यूरोप में जहां ये बैडली फैला, तो हमारे अंदर जैसे कि परवेज साहब ने मेरा ख्याल है पहले भी जिक्र किया था इम्यूनिटी का, तो जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई हुई है, ये एक गेस वर्क है ये भी, कि ये समझा जा रहा है कि शायद इसका आउटब्रेक इतने बुरे तरीके से ना होने की एक वजह यह है कि पॉपुलेशन वाज टेकिंग इन द लेट 70s एंड द अर्ली 80s, दे वर कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। दैट्स व्हाई यूके के अंदर बहुत से जो इमरजेंसी हमारे साथी हैं वहां पर जो काम कर रहे हैं, ER के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनको वहां पर प्रोफिलैक्टिक डोज भी ट्राई की गई है और कुछ डॉक्टर्स कर भी रही हैं। लेकिन बाकायदा थ्योरी इसके ऊपर अगर आप कहें कि कोई रिसर्च पेपर आया है या कोई थ्योरी हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वहां भी इस तमाम गेस वर्क पे चल रहा है कि इसकी प्रोफिलैक्टिक डोज जो है वो कितनी होनी चाहिए। जो पाकिस्तान में एक जमाने में आपको नीले पत्ते वाली गोली याद होगी 80s में, 81-82 में डायराप्रिम के नाम से आती थी, तो दैट वाज ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स।
एक जमाने में जो खाई जाती थी, तो अब उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जी हमारे यहाँ एपिडेमिक्स में मलेरिया इस तरह से बड़े शहरों में नहीं फैला हुआ। लेकिन आई गेस के ये तमाम जो है ये गेस वर्क है, अभी कोई इसमें डॉक्यूमेंटेड थ्योरी नहीं है कि रेमेडीवेयर या एंटीवायरल ड्रग्स या जिथ्रोमाइसिन का नाम लिया जा रहा है ये, या कोई और इसकी एक्चुअल थ्योरी हो कि ये इट इज कम्बैटिंग अगेंस्ट दिस वायरल फ्लो। ठीक है। अच्छा परवेज भाई, अगर कुछ चीज़ लास्ट में ऐड करना चाहें और फिर थोड़ा सा इंडस के बारे में बताइए। ज़ाहिर है कि यहाँ पर भी जो है वो इंडस आपने कहा कि रजिस्टर्ड है, तो तमाम नाजरीन जो इस वक्त यहाँ टोरंटो में कनाडा में आपको देख रहे हैं तो उनके लिए अगर कोई मैसेज हो तो आप दे सकते हैं। जी परवेज भाई। एक तो ये है कि इंडस हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में हम फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो कोविड-19 के आने से ये तो हमने किया कि हमारे तकरीबन 13 के करीब हॉस्पिटल्स हैं जो कि जिसमें टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स भी हाई इम्पैक्ट ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। तो हम ये तो कर सकते थे कि अपने जो इलेक्टिव सर्जरीज थी उनको हम होल्ड कर दें, लेकिन जनरली जो हमारे पास वो पेशेंट्स हैं जो कि हमारा एक बहुत बड़ा कैंसर का सेंटर है, चाइल्डहुड कैंसर का, बच्चों का कैंसर का सेंटर है, उसको आप बंद नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह आपके डायलिसिस पे पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको आप बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको कंटिन्यूस जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जी और इस वक्त हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको कहते हैं वो इसलिए बढ़ गई है कि इन पेशेंट्स को, ये लोग ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कम्प्रोमाइज हो। तो इस वक्त जो है इंडस को जो ज़रूरत है वो हमारी ज़रूरत जो है वो बढ़ गई है। और उसमें जो मेन एरिया है वो पीपीई का है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, जिसमें तकरीबन 11,000 वर्कर काम कर रहे हैं। इसी तरह का तो आपको पेशेंट का केयर करना पड़ती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए तो जो गवर्नमेंट ने जिन जिन एरियाज़ में जहाँ गवर्नमेंट ने एक दो सेंटर्स के लिए कहा था, बट उसके अलावा बाकी तमाम की तमाम फंडिंग जो है वो इंडस खुद कर रही है। तो वी वुड रिक्वेस्ट पीपल टू सपोर्ट like they have always been supporting. We are running such a big large network only with the support of the people. और इंडस के किसी भी अस्पताल में बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि आप यहाँ कनाडा में कहीं जा रहे हो, बगैर कोई क्वेश्चन किए हुए आपको जो है वो ट्रीटमेंट दे दी जाती है। यहाँ पर हमारा जो आप डोनेट कर सकते हैं थ्रू indushospital.ca, हमारा वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप डोनेट कर सकते हैं। आप कोविड के लिए करना चाहें, रमज़ान आ रहा है जी तो उसमें ज़कात हमारे पास तकरीबन जो पेशेंट आते हैं 50% से ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं वो एलिजिबल फॉर ज़कात होते हैं। और हमारा ज़कात का पूरा एक प्रोसेस है जिसके तहत हम स्क्रीन करते हैं पेशेंट्स को, उसके बाद ज़कात उनके ऊपर खर्चा करते हैं। तो आप ज़कात का ये टाइम है तो आप ज़कात कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा रिसेंटली हमने फूड प्रोग्राम भी किया, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके जो अटेंडेंट्स आते हैं हम उनको ऑब्वियसली फूड भी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ आल्सो अ प्रोग्राम विच इज़ करंटली रनिंग। तो आप इवन अगर कोई इन काइंड डोनेशन देना चाहे, उसके जी पास पर्सनल पीपी इक्विपमेंट्स या इस किस्म के किट्स या एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल, तो वो हमें जो है वो इन काइंड भी डोनेशन कर सकते हैं। अच्छा परवेज भाई, जैसा आपने बताया, तमाम नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में देख रहे हैं, खासकर जो हमें यहाँ नॉर्थ अमेरिका में देख रहे हैं, तो indushospital.ca वेबसाइट है, आप उसके थ्रू जो हैं वो आप जो है ये डोनेशन दे सकते हैं किसी भी किस्म की। वहाँ जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स जो है वेबसाइट पे, पर जो सारी डिटेल्स मेरे ख्याल से वेबसाइट पे आपकी अवेलेबल है। एवरीथिंग अच्छा कोई इज अवेलेबल एट द वेबसाइट। और कोई अगर यहाँ लोकली आपसे कांटेक्ट करना चाहे किसी किस्म से इंडस से रिलेटेड, तो कोई ऐसा नंबर है तो वो भी हमारे नाजरीन को आप यहाँ ऑन एयर दे सकते हैं। जी, आप हमें एक तो ईमेल भेज सकते हैं info@indushospital.ca के ऊपर, और जो हमारा टेलीफोन नंबर है वो है 647-914-7070। आई रिपीट 647-914-7070। तो यहाँ पर आप हमें उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप डोनेशंस देंगे those are tax allowable. We have a tax registered charity and it would be, you will be giving a tax receipts. जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि इंडस नेटवर्क से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परवेज़ भाई हमारे साथ हैं और उन्होंने आपसे अपील की है कि ज़ाहिर रमज़ान भी आ रहे हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डोनेट कर सकते हैं तो बिल्कुल इंडस हॉस्पिटल की जो है वो मदद कीजिए। आप सब जानते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंडस हॉस्पिटल जो है साल से जो है वो खिदमत कर रहा है पाकिस्तान में, और यहाँ पर भी जो है वो रजिस्टर्ड जो है वो इदारा हो गया है। तो बिल्कुल indushospital.ca बेस्ट यही है कि आप लोग सब घरों पे हैं, सब यहाँ पर माशाल्लाह मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट से यूज़ करते हैं। तो आप indushospital.ca पे जाइए, वहाँ पर देखिए वहाँ डोनेशन का बटन है। आप जिस तरीके से अगर ज़कात देनी है, फ़ितरा देना है, जो भी आप जिस तरीके से, या पीपीई जैसे परवेज़ भाई ने बताया कि वहाँ ज़रूरत है, तो जो भी आप हेल्प कर सकते हैं तो बिल्कुल इंडस हॉस्पिटल की हेल्प कीजिए। जी परवेज़ भाई, अगर कुछ लास्ट कॉमेंट देना चाहें तो फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे। नहीं, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम ग्रेटफुल टू योर चैनल कि आप हमेशा सिंस द डे एक्चुअली इंडस हॉस्पिटल कनाडा के अंदर आया है, वहाँ पर आपकी सपोर्ट हमेशा से साथ है, आपकी और आपके नाजरीन की। तो इस वक्त जो मैसेज जो हम सबको दे रहे होते हैं ये कि दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स, और ये शायद पहला मौका है कि आप घर बैठकर ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो जो तमाम सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीज़ें जो आप भी मुस्तकिल अपने नाजरीन को बता रहे हैं, सामईन को बता रहे हैं, तो हमारा भी यही मैसेज है
कि हम दिस इज द टाइम एक्चुअली वी नीड ईच अदर मोर देन एवर बिफोर। जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। इंशाल्लाह फिर आपसे जो है वो वक्तन वक्तन जैसे कि आगे जो है आपकी जो है हम लाइनअप करते रहेंगे और आपको मौका देंगे कि आप आके जो है इंडस हॉस्पिटल के बारे में कुछ अपडेट दे सकें। बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी शाजिया जी, डॉक्टर अदनान, शाजिया जी अगर आपके पास कोई न्यूज़ अपडेट है तो फिर आप भी रैप अप कर लें, ज़ाहिर टाइम हो गया। फिर मैं डॉक्टर अदनान से जो है वो कुछ सूरत हाल है, कुछ उनसे सवालात हैं तो मैं लूँगा कि अगर आप क्लोजिंग पे कुछ रिमार्क्स देना चाहें शाजिया जी तो ओवर टू यू। हाँ, बस क्लोजिंग में यही है आमिर एंड डॉक्टर अदनान, वो यही है कि एक तो आपको इस बीमारी ने बता दिया है कि भाई जब तक आप एहतियात नहीं करेंगे तो कोई वे आउट नहीं है इस चीज से बाहर निकलने के लिए। तो जो भी कोई आपको बता रहा है कि जी ये आप दवाई ले लें या आप ऐसे कर लें या दुआ मांगे, दुआ जरूर मांगे, लेकिन जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको जिस वक्त आप पूरा नहीं करेंगे उस वक्त तक आप जो है वल्नरेबल रहेंगे, क्योंकि कोई वैक्सीन इसकी नहीं आई है। हम ये तो सारी बातें मीडिया में करते हैं, आपके पास इतने ये डॉक्टर अदनान भी वो जो है डॉक्टर परवेज भी जो आए हुए थे इंडस हॉस्पिटल से, नॉट डॉक्टर, ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडस हॉस्पिटल। अच्छा जी ठीक है, तो मतलब हॉस्पिटल के साथ रिलेटेड है, तो उन लोगों को फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है कि भाई किस तरह की चीज जो है कैसे कर सकती है, असर कर सकती है। तो अब अगर आपके पास कोई दवाई ऐसी डेफिनेटिव नहीं है तो उसका फिर हल क्या है कि आप जरा गवर्नमेंट के रूल्स को सख्ती से करें, और ये आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आप अपनी और अपने जो फैमिली है उसी की एहतियात के ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है उसने बहुत सारे प्लान्स रखे हैं। आप कि अगर जॉब्स नहीं रही हैं तो अब आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर की रोटी कैसे चलेगी, आपको चेक्स भी आ रहे हैं और आएंगे भी। लेकिन वही बात है, हम जो हमेशा कहते हैं कि प्लीज सिस्टम को अब्यूज ना करें, वो लोग सिर्फ अप्लाई करें जो कि वाकई नीडी और डिजर्विंग है, ताकि सबको उनका हिस्सा जो है मिल सके। तो एहतियात करें और अल्लाह पे तवक्कल रखें, और अभी रमजान आ रहा है उसमें जरा जो है वो अपने गुनाहों की जरा माफी मांगे। मुझे तो लग रहा है कि डॉक्टर अदनान आपका क्या ख्याल है कि अर्थ रियली पुश्ड अस बैक एंड इट सेड कि आई एम क्लोजिंग फॉर मेंटेनेंस, क्योंकि जो दरिया और समंदर और फिजा जो है वो काफी साफ नजर आ रही है हमें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वी आर पुश बैक टू द एंशिएंट टाइम्स। अगर आप जो मशहूर जमाना कंपनी है इस वक्त इंटरनेट की 2O वाली, उनकी अगर आप वेबसाइट पे जाएं और वहां पर जाके उनकी सैटेलाइट पिक्चर्स देखें तो बड़ा क्लियरली ये नजर आता है शाजिया जी कि एवरीथिंग इज सो क्लियर व्हिच वाज नेवर व्यूड लाइक दिस। डॉक्टर हमारे साथ एक कॉलर है तो आप कॉल ले लें डॉक्टर नाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब कैसे जी हैं सैल साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सैल साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको देखकर खुशी होती है और दिल फौरन हाथ फोन पे चला जाता है कि आपसे बात कर लें। जी जनाब। जी सैल भाई। आप बस मैं जब लगाया था उस वक्त कोई कार इंश्योरेंस की रिडक्शन के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने पूरी बात नहीं सुनी। तो अगर कुछ ऐसी जरूरी चीज है तो बता दें ताकि हमें भी नॉलेज नहीं हो जाए। जी शाजिया जी कुछ ठीक है शाजिया जी, अभी छोटा सा समअप मैं करवाता हूँ। शाजिया जी अगर आप थोड़ा सा समअप कर दें विद इन 30 सेकेंड्स के बेनिफिट्स के बारे में कि किस तरह से कार इंश्योरेंस कम हो सकती है माइलेज के हिसाब से। हाँ जी, बस मैं आपको फिर से यही बोलूंगी कि ontario.ca पे जाएं, वहां पे जो ऑटो इंश्योरेंस का सेक्शन है उसमें पूरी डिटेल जो है अब ओंटारियो की छपी हुई है, आप उसको प्लीज वहां पे पढ़ें। और आपकी जो भी कोई इंश्योरेंस कंपनी है उससे आप बात करें, उनको फोन करें और उनको बताएं जो भी आपकी उनके साथ डील थी कि भाई अब गवर्नमेंट ने ये नेसेसरी कर दिया है, दिस इज एन एब्सोल्यूट मस्ट के आप जो है इस पे अमल दरामद करें। तो आपको वो बताएंगे कि आपकी डील क्या थी उनके साथ। अगर तो आपकी प्रॉपर थी जिसमें के सारे माइलेज और हर चीज जो थी वो आपने करेक्टली उसमें नोट करवाई हुई थी, फिर तो आपको रिडक्शंस मिलेंगे उसके ऊपर प्रीमियम्स पे। लेकिन अगर ऑलरेडी आपका मिनिमम पे चल रहा है तो फिर आपको शायद ना मिल सके। तो डिटेल्स के लिए आप उनकी साइट पे जाएं ontario.ca की, और वहां पे उनका ऑटो इंश्योरेंस का जो सेक्शन है उसमें पूरी डिटेल्स पढ़ें और फिर अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बात करें। जी बहुत शुक्रिया शाजिया जी, आपकी बात सुनी। हेलो जी जी थैंक यू। जी बिल्कुल आपकी बात सुन रही है शाजिया जी। जी सैल भाई।
शादिया जी को भी एक दफा फिर सलाम बोलता हूँ, क्योंकि इनका प्रोग्राम रेडियो पे तो हम सुनते ही रहते हैं, और जिससे आपका सुनते थे इनका भी सुनते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और जो आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं कोरोना के बारे में, दूसरा बारह अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर बात करेंगे अगर आपसे अवेलेबल हुए तो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सैल भाई, टेक केयर। ठीक है, ओके आमिर एंड जी डॉक्टर अदनान, सो आई विल आल्सो टेक लीव जी नाउ, बिल्कुल। एंड आई थिंक थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी अगेन। तो आई थिंक हम नेक्स्ट नहीं वीक फिर से जुड़ेंगे शाजिया जी, इसी तरह। आप हमारी टीम का ज़ाहिर एक जी हिस्सा थैंक यू हैं साजिद जी, स्ट्रेचिंग थैंक यू यूनाइटेड सो मच। कि आप जो हैं लेकिन वो हम हाईजैक नहीं करना चाहते हैं ना डॉक्टर अदनान के प्रोग्राम को। नहीं ये हम सबका प्रोग्राम है। जी हम चाहते हैं ना कि आपका प्रोग्राम जो है अब वो आपको हमने चुप करके बिठाया हुआ है और मैं बोल रही हूँ। नहीं हमने डॉक्टर आपको नो, इट्स माय प्लेयर, इसलिए आपको प्लेयर टू हैव यू इन द 10:30 शो। इसीलिए हमने आपको 10:30 लिया था। जी डॉक्टर अदनान ने नेक्स्ट टाइम मुझे कहना है शाजिया जी गला ज्यादा अपने प्रोग्राम विच करना, मेरा प्रोग्राम है मैनू बोलन दियो। नो, इट्स माय प्लेयर टू हैव यू इन माय शो। बिल्कुल यू आर मोर देन वेलकम। बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू वेरी मच, opportunity, all the Thank you best so much. and have a good weekend. Bye bye. थैंक यू शाजिया जी, थैंक यू। You too. Bye bye. Take care. मैं दोबारा से मैं यहाँ बता दूं अपने तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को, चाहे वो हमारे साथ आमिर हों, जीशान हों, डॉक्टर दिलनशी हों, शाजिया जी हों, या कोई भी दूसरा हमारे साथ हमारा कुलीग हो, मैच पॉइंट डॉक्टर अदनान के साथ और पल्स विद डॉक्टर अदनान, इसमें कोई लिमिट्स नहीं है हमारे साथ। जो भी हमारे साथ शामिल होना चाहे, ही और शी इज मोर देन वेलकम। It's none of us is biased, और मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये मेरे प्रोग्राम की शान बढ़ती है जब आप लोग सारे शामिल होती हैं और इस प्रोग्राम में आना चाहती हैं, तो इट मीन्स समथिंग इज देयर इन द मैच पॉइंट एंड समथिंग इज देयर इन द पल्स दैट पीपल वांट टू जॉइन द शो। इट्स गुड एंड इट्स अ बिग एनकरेजमेंट फॉर नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर वो इसमें शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल फोन उठाइए। डॉक्टर अदनान हमारे साथ हैं, दे आर आल्सो मोर देन वेलकम। नंबर हमारे स्क्रीन पे आ रहा है 6477257892। तो आप भी इस प्रोग्राम में, जैसा डॉक्टर अदनान ने कहा कि ही लव टू वेलकम यू गाइज एज वेल, तो आप फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन मिलाइए। अगर आपका कोई सवाल है किसी भी रिलेटेड इसके बारे में कोविड-19, या आप ये भी शेयर कर सकते हैं डॉक्टर अदनान, थोड़ा सा सेगमेंट, ज़ाहिर है बहुत सारी बातें कोविड-19 हो गई, तो हम कोशिश करेंगे कि जो नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं तो वो इस वक्त जो है अपने घरों में, ज़ाहिर है कि आइसोलेशन में हैं, तो किस तरीके से जो है वो इस आइसोलेशन पीरियड को क्या इंजॉय कर रहे हैं, या बहुत सारी बातें सुनने में आ रही थी कि वो बोर भी कुछ लोग हो रहे हैं, तो आप क्या बोर हो रहे हैं या आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ? तो अगर कोई आप शेयर करना चाहें हमसे आके तो बिल्कुल 6477257892 पर आप जो है कर सकते हैं। इस वक्त हमने टेलीफोन लाइंस जो है अपनी खोल दी हैं, तो आप हमसे जो है कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर अदनान, अब हम थोड़ा व्हाई नॉट आमिर, मैं वही कह रहा था कि व्हाई नॉट, ऑब्वियसली it's a show of all the parameters and diameters, so we can turn on the 360 degrees, whatever you want to tell us, what's happening with the kids, what you are doing in the kitchen, you want to share anything कि लाइफ आपकी कैसे डिफरेंट हो गई है बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना, कोविड-19 आउटब्रेक से पहले क्या हालात थे, बाद में क्या है, तो वी विल बी लविंग टू हियर यू ऑन द चैनल। टू हियर यू जी। और अब हम अच्छा थोड़ा सा हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा देते हैं, अगर किसी ने आके कॉलर्स होंगे तो हम ले लेंगे। डॉक्टर अदनान कुछ मैं पढ़ रहा था कुछ 1918 अगर मैं गलत नहीं हूँ को फ्लू के बारे में जो कि यूएस में जो आया था, तो इसके बारे में मैंने सोचा कि सबसे आपसे बेहतर जो है कह सकते हैं ना कि इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो रखने वाला मेरी नज़र में तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका में कोई नहीं, तो कुछ इसके बारे में बताएंगे कि 1918 में जो एक फ्लू था यूएस में जो फैला था, तो कुछ बताइए कि क्या था वो और क्या उसकी फिगर्स थी, और आज का जो ये 2020 में जो हम जो कोविड-19 देख रहे हैं क्या कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, ये क्या नंबर्स हैं, तो थोड़ा हमारे देखने वालों को बताइए। जी बिल्कुल आमिर, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। देखें जो फ्लू फैला था 1918 में, 1917 में जो फ्लू हुआ था, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग देन द कोविड-19, लेकिन जो उसका आउटब्रेक हुआ था वो भी बड़ा जोरदार था, दुनिया उसकी लपेट में आई थी। और आई थिंक हमारे साथ कॉल आ गई है, देखते हैं कि लाइन पे है कौन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, जी बिल्कुल। जी सर, जी कौन बोल रहे हैं? ये इस वक्त आपका लाइव प्रोग्राम देख रहा हूँ। जी सर, जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम तारिक है
जी तारिक साहब। मुझे एक्चुअली आपसे कोई सवाल पूछने हैं CERB के बारे में। जी पूछिए। मेरी मिसेज ने पिछले साल जॉब की थी और उसने कोई $3,200 कमाए थे, राइट? ठीक है। और अभी उसने कोई नई जॉब शुरू की थी मार्च में, और एक हफ्ता काम करके उनको ले ऑफ कर दिया गया था। तो उसमें भी उनकी तकरीबन कोई 500 सैलरी बन गई थी ना। तो अभी हम ये चीज कंफर्म नहीं हुई 500 शी इज अवेलेबल फॉर CERB कि नहीं। वो 5,000 वाली जो शर्त है वो पूरी नहीं हो रही। नहीं, आपने अपना नाम तारिक बताया? जी आई थिंक जी तारिक साहब। अच्छा आपने जो बताया कि वो 3,000 अर्न करनी थी, दैट वाज इन विच मंथ इन द लास्ट ईयर? जी 2019 में 3,000 कमाए थे, और अभी रिसेंटली जॉब शुरू की थी मार्च में, सेकेंड वीक ऑफ मार्च में जॉब शुरू की थी। उनके पास ले ऑफ का लेटर भी पड़ा हुआ है, और उसने 600 कमाए थे। तो टोटल उसने जो अर्निंग की है 3,600 की हुई है। तो देखें, इसका जवाब तो आपको जो जो प्रॉपर जो आंसर है ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी का, वो तो आप CRA की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको फौरन अभी मालूम हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी उनके साथ रजिस्टर्ड हैं, उनके अकाउंट आपका बना हुआ है वहां पे, तो आई थिंक विद लेस देन 1 मिनट, जो मैंने काफी लोगों से मैंने देखा, इसको मैंने वो टेस्ट करके भी देखा कुछ लोगों के साथ, विद इन 1 मिनट आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। लेकिन अभी जो आपने सिचुएशन मुझे टेलीफोन पे बताई है, आई थिंक शी इज एलिजिबल। जी आमिर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? तारिक भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो उसमें सर जी, उसमें एक चीज जो है, उसमें लिखा हुआ है कि पिछले 12 महीने में या पिछले साल जिसने 5,000 की अर्निंग की हो। जी तारिक भाई, आज ही जो वो अनाउंस हुआ था कल, तो उसमें जो है वो लिमिट 1,000 या उससे अंडर भी आ गई है। तो आप जो है वो अप्लाई कीजिए बिल्कुल। ये CRA जो है वो जो उसको जो है वो बिल्कुल कैलकुलेट कर लेगा। अभी जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट ये है कि जिन्होंने 1,000 या उससे कम भी जो है जिनकी इनकम है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल आपका? थैंक यू। नो थैंक यू। थैंक यू। टेक केयर। जी डॉक्टर अदनान, हम मेरे ख्याल से हम क्विकली फ्लू पे वापस आ जाते हैं। अगर कोई कॉल्स आएगी तो फिर हम इंटरव्यू कर लेंगे आपको। जी, हम 1918 पे आ रहे थे कि ऐसा ही एक फ्लू वहां पर फैला, और उस वक्त भी अमेरिका इसकी लपेट में आया। तो अब अमेरिका ने लेकिन उससे लेसन नहीं सीखा। दैट्स वाई अमेरिका में जो अभी हाल हुआ, और न्यूयॉर्क में, ईस्टर्न स्टेट्स में जो हाल हुआ है, वो इसीलिए हुआ क्योंकि अमेरिका नेवर लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस जो NWO की बात की जा रही है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वहां पर चाइना ने सबक सीख लिया जो उनके साथ 1930 और 40 में हुआ, लेकिन अमेरिका ने इससे सबक नहीं सीखा। एक बड़ी जी आई थिंक एक कॉलर हमारे साथ फिर आ चुके हैं लाइन पे। एक हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वो जी वालेकुम मैं सलाम। रक्षंदा बोल रही हूँ। तो जी रक्षंदा जी। ये आपको पहले तो मुबारकबाद देनी है कि आप लोगों का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस। और आवाज इतनी अच्छी तरीके से पूरी कोविड की ट्रांसमिशन चला रहा है। उसके भी आफ्टरनून में भी बहुत प्रोग्राम अच्छे आते हैं, शाम को भी बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं, और सब लोग, बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी कि भाई कम से कम हम लोग को सारी मालूमात मुयस्सर हो जाए। जी 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 मैं सुन रहा हूँ आपको। जी रक्षंदा जी। आई थिंक कॉल उनकी डिस्कनेक्ट हुई। हमारे साथ कोई और कॉल। हेलो, आई थिंक हेलो जी वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहा है जी हमारे साथ? जी मैं अब्दुल बात कर रहा हूँ। क्या आने जनाब आप लोगों को खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक। सॉरी मैं आपने बताया अपना इसमें ग्रामी अब्दुल। जी जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ओल्ड एज है और जिनको पेंशन वगैरह मिलती है, क्या उनकी पेंशनों में कुछ इजाफा होने वाला है या नहीं? देखें आप जी आमिर, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? जी अब्दुल साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हेलो जी जी। अच्छा अब्दुल भाई, ऐसा है कि जो ओल्ड एज पेंशन है उसमें जो है, अगर आप कोविड-19, ये जो बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया है ये उन लोगों के लिए है जो कोविड-19 की जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उससे अगर उनका बिजनेस
या उनकी जॉब जो है अगर सफ़र कर गई है तो उनको ये बेनिफिट दिया जा रहा है। अगर जैसे कि रेफ्यूजीज़ पे जो आए हुए हैं, जो वेलफेयर्स पे हैं, या जैसे आपने कहा कि पेंशन्स पे हैं, तो उस पर जो है अभी जो है किसी किस्म का कोई बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट नहीं दे रही है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए इस वक्त बेनिफिट है, कैनेडियन बेनिफिट, जो लोग जो हैं इससे जो है अफेक्ट हो गए या उनका बिजनेस अफेक्ट कर गया है या उनकी जॉब चली गई है, तो इस वक्त जो है बेनिफिट्स उन लोगों को दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर, क्योंकि अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, बिल्कुल आज भी कॉल आई थी कुछ दिन में डॉक्टर अदनान, हम डेली बेसिस पे जैसे कॉल्स रिसीव करते हैं, तो आज हमें कॉल्स आई कि मैं वेलफेयर पे हूँ, जो है वो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा एक्स्ट्रा या नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल जो इस वक्त गवर्नमेंट ने क्लियरली इस वक्त ये कहा है कि जो लोग अफेक्ट हो गए हैं कोविड-19 की पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से, चाहे उनकी जॉब्स हों या उनका कोई बिजनेस हो, वो लोग जो हैं इससे जो है इस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर गवर्नमेंट चाह रही है कि उन लोगों को पहले डील किया जाए जो डायरेक्टली इसके साथ जो है डॉक्टर अदनान अफेक्ट कर गए हैं, जिनका बिजनेस लॉस हो गया है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जो जॉब्स पर थे उनकी जॉब्स चली गई हैं। तो तमाम सुनने वाले जो इस वक्त देख अच्छा आमिर, मैं यहाँ पर जी मैं ये भी ऐड कर दूं जो आपने बात बताई कि कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि मुझे मालूम हुआ है कल ही कि कुछ ऐसे इमिग्रेंट्स जो न्यू इमिग्रेंट्स आए हैं, जो नए अभी अभी इमिग्रेट होकर कनाडा पहुंचे हैं, उनको आए हुए अभी 1-2 महीने हुए हैं, तो एक शिक है कि उसमें उनकी इनकम भी ऑब्वियसली कम है, लेकिन वो कोविड-19 से कोई मुतासिर नहीं हुए या ले ऑफ नहीं हुए या ऐसी सिचुएशन नहीं है, और उन्होंने अप्लाई किया है, और मेरे इल्म में ये आया है कि CRA ने उनके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर वो पैसे ट्रांसफर हो गए हैं तो आपको साल के अंदर वो पैसे वापस चले जाएंगे, क्योंकि ये जो टैक्स दे रहा है, जो ऑलरेडी CRA के साथ रजिस्टर्ड है या जिसकी टैक्सेबल इनकम है, सिर्फ ये वही लोग हैं जो ऑलरेडी CRA के साथ रजिस्टर्ड है और कनाडा के लिए टैक्स दे रही हैं, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं, देखते हैं कि कौन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। लगता है मेरी जी वालेकुम सलाम। पहले मैंने कॉल की और मैं अपना सवाल बता चुकी थी शायद, तो जब इनको जी रशंदा जी, मुझे फिर इसके बारे में भी जरा कुछ रोशनी डाल दीजिए। जी रशंदा जी, मुझे थोड़ा सा रिपीट करेंगी आप, क्योंकि प्रोग्राम की रो के अंदर मेरा कुछ आई वाज जस्ट नहीं, वो मेरी कॉल कट गई थी। वो मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी इंशाल्लाह ताला रमजान शुरू होने वाला है, तरावी भी है, सब कुछ है, तो डॉक्टर्स का कहना ये है कि स्टे इनसाइड, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हमें समझ आता है वो कहा जाता है ये स्टे इनसाइड। तो आप एज अ डॉक्टर आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि भाई क्या जाना चाहिए बाहर या अंदर घर में बैठना चाहिए? ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको भी बताता हूँ। जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। देखें, एज अ डॉक्टर ऑब्वियसली रमजान आ रहा है, हम सब लोगों का एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन, जिस तरह के हमारे हिस्ट्री रही है, हम लोगों की रवायतें हैं, हम लोगों ने अपने बड़ों से सीखा, हम मसाजिद में जाते हैं, रमजान का खास एहतमाम किया जाता है। लेकिन देखें, ये अब जो अनफॉर्चुनेट जो चीज हो गई है, ऐसा तो देखें हदीसों के अंदर भी है। अगर आपने देखा हो कि जब तौन की वबा फैले, और आपने ये फेमस जो मशहूर हदीस है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीस बी अपॉन हिम, उनके बारे में सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि उसमें ये कहा गया है, इसमें आपको ये इतनी लेवरेज दी गई है कि आप अपने घर से ना निकलें ऐसी कंडीशन में जब आपकी जान को या दूसरे की जान को खतरा हो। तो एज अ डॉक्टर अगर आप पूछती हैं कि तरावी का, मेरा ख्याल है आप पूछना चाह रही हैं, या रमजान में मसाजिद में जो माहौल होता है, हमारा एहतमाम होता है, तो आई थिंक दिस शुड बी डिस्करेज्ड। सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं हुई तो हम बड़ी खौफनाक तरफ सिमत में जो है वो जा सकते हैं। तो आई थिंक कि इंशाल्लाह जिंदगी रही तो बहुत रमजान आगे पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह दोबारा भी रमजान आएंगे, दोबारा महफिलें भी सजाएंगे, तरावी की महफिल भी होंगी, और तमाम ये सहूर और अफ्तार के प्रोग्राम जो है ये चलते रहेंगे। लेकिन इसको अभी अगर ना यहाँ कंटेन किया गया तो समझें कि आपकी जितनी भी पिछली मेहनत है वो तमाम जो है वो जाया हो जाएगी। हमने इस साइकिल को नीचे लेके आना है, लाइन को स्ट्रेट करना है। इस बात को समझें कि जो ग्राफ दिखता है, अभी आपको मैं ग्राफ दिखाऊंगा, अभी 2-3 दफा मैंने कोशिश की लेकिन हमारी बात बीच में कट गई। तो जो ग्राफ जो स्ट्रेट करना है लाइन को, वो कर्व स्ट्रेट नहीं होगी जब तक कि हम लोग घरों में नहीं बैठेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे।
दिस इज नॉट एट ऑल आई मीन कि लीथल। ये वायरस उस तरह से लीथल नहीं है कि आपकी 97% पॉपुलेशन को खुदा ना खास्ता खत्म कर सकता है। जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं यंग एज में या मिडिल एज में वो सिर्फ 3 या 4% होंगे, लेकिन अगर आप घरों में बैठेंगे तो ये जो 3-4% है हम इसको भी रोक सकते हैं। ये कैसे नीचे आएगी ये भी आपको मैं बताऊंगा। मैं इसी चीज का मुवाजना कर रहा था कि 1917 में 1918 में क्या हुआ, तो इंशाल्लाह मैं आपको वही बताऊंगा। जी आमिर। जी बिल्कुल डॉक्टर अदनान, आप जो फ्लू के बारे में बता रहे थे, मेरे ख्याल से हम 5 मिनट के लिए कॉल्स रोक लेते हैं ताकि तमाम नाजरीन को वो डिफरेंस भी पता चल जाए जो आप बात करना चाह रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह हमारे आखिरी सेगमेंट जब 5-10 मिनट होगा प्रोग्राम का तो हम कॉल्स ले लेंगे। जी डॉक्टर अदनान। जी बिल्कुल, मैं क्विकली इसको बताना चाहूंगा आमिर के जब ये फ्लू फैला 1917 में तो उस वक्त अमेरिका में ऐसी ही सिचुएशन हुई। तो बात हम ये कर रहे थे कि अमेरिका ने अपनी गलती से सबक नहीं सीखा। द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स टू अर्र इज द ह्यूमन बीइंग, लेकिन अपनी मिस्टेक से सबक सीखना ये बहुत बड़ा एक चीज है। चाइना ने उससे सबक सीख लिया लेकिन अमेरिका ने उससे सबक नहीं सीखा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है शाजिया जी ने की थी, आई थिंक के वो कर रही थी शुरू मिड में कि जो लिकर स्टोर्स हैं और जो अल्कोहल है वो मिलना शुरू हो गई है, LCBO वगैरह वो अवेलेबल है। जब ये फ्लू 1917-18 में फैला था तो अल्कोहल जो है उस वक्त अमेरिका में बैन कर दी गई थी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, मेरे जहन में शायद ना आता, उन्होंने जिक्र किया तो मेरे जहन में आ गया कि उस वक्त इसको मुकम्मल तौर पे रोक दिया गया था, इसको बैन कर दिया गया था उस वक्त। 17 सितंबर की शाम थी 1918 जब ये फ्लू पीक पे गया और अमेरिका में इसकी जो है जानकारी हुई और ज्यादा लोगों को मालूम हुआ। और फिलाडेल्फिया ने जो रियासत है फिलाडेल्फिया की, जो आज फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया का इलाका जो है ईस्टर्न कोस्ट अमेरिका की, यहाँ पर 18 तारीख को 1918 की सितंबर में मिड में ऑलमोस्ट पहला केस आइडेंटिफाई किया गया फिलाडेल्फिया में। जब उनको मालूम हो गया कि प्रूवन विद मेडिकल टूल्स और किट्स के स्पेनिश फ्लू जो है वो आउटब्रेक हो गया है, उस डिस्पाइट दैट नॉलेज उसको रोकने की तदाबीर नहीं की गई। 10 दिन बाद वहां पर अमेरिका की मशहूर जमाना परेड ने होना था और वो जो सिटी है फिलाडेल्फिया और जो मेजर सिटीज है ईस्ट कोस्ट के पेंसिल्वेनिया, वो ये सिटी परेड कराया करते थे और तकरीबन उसमें 20,000 लोग जो है होते थे। 20,000 की ये जो परेड है, ये जानते हुए भी कि पहला केस जो है वो आउटब्रेक हो गया है, वो रजिस्टर हो गया पहला केस, उसके बावजूद 20,000 लोगों की परेड कराई गई। यहीं से मैं मवाजना करूंगा 1918 से। ये हंसते हैं हमारे कोलीग्स भी आमिर ज़ीशान के भाई 1912 में ये हुआ था, अब 2000, तो वो जो 1918 में हुआ था वही 2020 में तकरीबन कह लें कि एक सदी का अरसा मुहित है, दोबारा वही काम हुआ कि अमेरिका ने ये जानते हुए भी उनकी जो इंतजामिया है, जो उनके सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने दोबारा ऐसी मसकाखेज बातें शुरू कर दी, नथिंग इट्स अ वायरस, और वो इतना सीरियस नहीं हुए जितना सीरियस उनको उस वक्त होना चाहिए था। तो जो उनका इम्प्लीमेंटेशन थी गवर्नमेंट की जो यूएसए में होनी चाहिए थी, वो ऑलमोस्ट उस परेड से मुसालमत कर रही थी जो उस वक्त हुआ। उसके बाद सिर्फ 1 महीना और गुजरा और अक्टूबर की 19 तारीख को अमेरिका में वो केसेस जो हैं वो 20,000 हो गए। अब वो उस वक्त की पॉपुलेशन थी अमेरिका की 1918 की जब 20,000 हो गई, और अब वही पॉपुलेशन यहां पर एक एक दिन में कई हजार में जाना शुरू हो गई। द सेम केस जो 1918 में हुआ वही 2020 में जाना शुरू हुआ। इसके नतीजे में कंट्रारी टू दैट ईस्टर्न कोस्ट पे ही बहुत बड़ी मिसाल थी। अच्छी चीज क्या हुई वहां पर कि फिलाडेल्फिया में तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी जो उस वक्त भी इकोनॉमिक हब था और हर जमाने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है अमेरिका का, उसने बड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड किया। मैंडेटरी क्वारंटीन किया गया, स्टैगर्ड बिजनेस आवर्स किए गए, बिजनेस को रोक दिया गया, और उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि न्यूयॉर्क के जो डेथ रेट था वो बहुत नीचे आ गया। और वो ईस्ट कोस्ट स्टेट्स में जब 1919 में हिसाब लगाया गया तो वो सबसे लोएस्ट रेट था क्योंकि वो क्वारंटीन किया गया। ये देखिए हमारे सामने ग्राफ आ गया, बड़ा जबरदस्त ग्राफ सामने नजर आ रहा है आपको। एक जानब आपको फिलाडेल्फिया नजर आ रहा है और दूसरी जानब आपको न्यूयॉर्क नजर आ रहा है। 748 वर्सेस 452। इस को अगर मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि ये अब ये वेव है, ये जो आप पीक देख रहे हैं, दिस इज द वेव ऑफ कोरोना वायरस केसेस। और जो हम फ्लैटनिंग द कर्व कहते हैं, तो अगर आप इंतहाई दाएं जानिब देखें तो जो एक आपको
काली लकीर नजर आ रही है और उसमें आपको ब्राउनिश एरिया नजर आ रहा है उसके बैकग्राउंड में। ये शो कर रहा है कि कर्व फ्लैट कैसे हुई न्यूयॉर्क की मेहनत की वजह से और उनकी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। और फिलाडेल्फिया ने जो परेड कराई, आप देखें कि वो जो काली लकीर है वो फ्लैट होने की बजाय वो लंबी हो जा रही है और वर्टिकली उसने इन्वर्टेड वी बना दिया है। दिस इज वी से द फ्लैटिंग द कर्व। ये वो वेव थी कोरोना वायरस की जो आप देख रहे हैं इंतहाई बाएं जानिब। when more people got infected, curve starts to go up. Depending on how quick cases rise, you can have a very sharp curve, और even अगर इससे भी ज्यादा अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल थिन हो जाएगी। आई मीन कि वी की दोनों लाइनें जो है वो मिल जाएंगी। जब कर्व थिन होगी और वी की दोनों लाइनें इस तरह मिल जाएंगी, मीन्स के यू आर इन अ एक्सट्रीमली डेंजरस कंडीशन जिसका कोई हल नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि अब जो लेटेस्ट अब जो रिसर्च आई है उसमें ये भी बताया गया है, मैं पढ़ रहा था एक मैकेंजी रिसर्च सिस्टम, कि एक शख्स जो है वो ओवरऑल मिनिमम जो है वो 2 या उससे ज्यादा अफराद को मुंतकिल कर सकता है, या ज्यादा से ज्यादा एक शख्स जो है वो 40 अफराद को मुतासिर कर सकता है, अप टू द 46 केसेस। और यही वो कम्युनिटी स्प्रेड है जिसे रक्षंदा जी ने जो फोन किया था, जो मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग अभी थोड़ा सा सब्र कर लेंगे मसाजिद में जाने से, तरावी नमाज से, या सोशल डिस्टेंसिंग करके मिलने जुलने से, या दूसरे फेस्टिवल से, इवन कुछ लोग जो है यहाँ पर बाहर क्रिकेट मैचेस खेलना शुरू हो गए हैं, तो वो भी एक तरह से वो मेल जोली है, चाहे वो नमाज की शक्ल में हो, चाहे खेल की शक्ल में हो, या होटलिंग की शक्ल में हो। होटल बंद हो गए तो आपको मजबूरन घर में बैठना पड़ गया, लेकिन फिर आपने खुद मिल के जो है वो जाना शुरू कर दिया क्रिकेट खेलने के लिए या गेम्स खेलने के लिए। दैट इज नो मोर गुड। और इसी तरह मैंने देखा कि कुछ पिक्चर्स मुझे ऐसी मौसूल हुई जहां पर कुछ लोग मोहल्ले के इकट्ठे होके, पाकिस्तान में मैंने देखा है कि उन्होंने छतों पे बाजमात नमाज जो है वो अदा करना शुरू हो गए हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो मकसद जो है वो जो मस्जिद में ऑफिशियली स्टेट की तरफ से अगर आपको कट डाउन करने की कोशिश की गई है तो समझें कि उसका मकसद फोत हो गया है। जो भी उन्होंने मेहनत की, स्टेट ने, गवर्नमेंट ने, आपके ऊपर इकोनॉमी का बर्डन आ गया मुल्क के ऊपर, आपकी इकोनॉमी बुरे तरीके से हर्ट हुई, आपका जो मिडिल तबका या लोअर मिडिल तबका है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। तो आप ये समझ लें कि ये जो आप छतों पे जमा हो रही हैं, आप अपने लोअर मिडिल तबके, लोअर मिडिल क्लास को मजीद सुसाइड की जानब धकेल रहे हैं। और अगर आप वही सोशल डिस्टेंसिंग रखें या ऑफिशियली जो मसाजिद में किया जा रहा है, तो यकीन करें उन सबको हम खींच के वापस ले आएंगे एंड दिस विल अगेन कम टू द इकोनॉमी राइज। वही जो चाइना ने किया, वही जो वुहान ने की, वुहान में हुआ। और कोई सोच सकता था कि चाइना जैसे इतने आबादी वाले मुल्क में हालात जो है वो कैसे वापस आएंगे और लाइन कैसे वापस आएगी। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि अल्टीमेटली जब आप ये सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं तो होता क्या है कि लाइन इज गोइंग टू कमिंग फ्लैट फ्लैट फ्लैट, जिस तरह न्यूयॉर्क की लेयर नीचे आई, एंड अल्टीमेटली वायरस विल रन आउट फॉर द पीपल टू इन्फेक्ट। वायरस की भी एक लाइफ है। 14 डेज में अगर आपको ट्रांसफर हो भी गया है तो जो कहते हैं कि क्वारंटीन है, तो उसमें आपकी इलामात जाहिर हो जाएगी। नहीं हुआ तो ऑब्वियसली यू आर शेडिंग द वायरस। उसके बाद उस वायरस की लाइफ है जो खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको जो कहा जाता है कि स्लीव्स में छींकिए, तो वो क्यों कहा जाता है कि जब आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन देते हैं या छींकते हैं, तो जब आपके वो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं आगे पीछे, तो ऑब्वियसली वो गिरेंगे सोफे पे या दरवाजों के हैंडल्स पे या फर्श पे गिरेंगे, तो वो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक एक्टिव होते हैं, या 3 मिनट कर लें, 3 मिनट तक एक्टिव होते हैं। इंतहाई सूरत हाल में 4 मिनट तक ही। उस कंडीशन में अगर आप टच करते हैं हाथ को, अपने हाथ से करते हैं, इवन दैट इज ऑल्सो गुड। वैसे तो बेहतर ये है कि टच ना किया जाए, लेकिन और छींका भी स्नीज में जाए, लेकिन अगर आपने टच कर भी दिया तो उसके बाद हमें आदत होती है कि खामखाई हम अपने नाक को, आंखों को और कानों को हाथ लगा रही होती हैं। दैट इज द वे कि उस टाइम पे अपने आप को रोका जाए, कि अनअवॉइडेबल है दरवाजों के हैंडल को रोकना, लेकिन फिर भी जो छींकने वाला शख्स है उनको ख्याल करना होगा इसी डिस्टेंसिंग के अंदर, कि अपने घर के अंदर भी इन चीजों पे खास ख्याल रखा जाए। अच्छा, और लास्ट चीज, जी 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 आमिर। अच्छा डॉक्टर दान, सॉरी आपको यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था इस प्रोग्राम के शुरू में, कि इंडस हॉस्पिटल के जो नेटवर्क है पाकिस्तान में, उनके CEO हैं डॉक्टर बारी जो हैं, वो हमारे साथ जो हैं, हमने हमारी प्रोडक्शन टीम ने जो उनको लाइन अप कर लिया, वो वीडियो लिंक के थ्रू हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर दान, हम आपकी इजाज़त हो तो मैं उनको जो है वो लाइन अप ले लूँ, फिर हम उनसे सवालात पूछते हैं कि इंडस वहाँ क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बारी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
बिल्कुल डॉक्टर भाई साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बारी जी, हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बारी। जी वालेकुम, कैसे? जी डॉक्टर बारी, थोड़ा सा बताइए वहाँ पाकिस्तान में जो है वो क्या हो रहा है। अभी हमने जो है परवेज़ भाई हमारे साथ मौजूद थे, इंडस हॉस्पिटल से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पाकिस्तान में ज़ाहिर है आप वहाँ मौजूद हैं, फ्रंट लाइन पे काम कर रहा है। इंडस हमेशा से जो है वो फ्रंट लाइन पे रहा है, जिस तरीके से भी खदमात जो है इंडस वहाँ दे रहा है। इस वक्त पाकिस्तान से कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ वहाँ सिंध गवर्नमेंट यानी जिसके साथ आप एसोसिएट वहाँ काम कर रहे हैं इंडस हॉस्पिटल, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट्स आपस में सिंक नहीं हो पा रही हैं। अच्छा, यहाँ हम नॉर्थ अमेरिका में बैठे हैं, हमें इस तरह की यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ की तमाम मेडिकल हॉस्पिटल जो मेडिकल टीम्स हैं वो बिल्कुल ईजीली जो है वो मूव भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी खिदमत दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इस सिचुएशन में जब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि लॉकडाउन जो है वो ओपन करने जा रहे हैं, आई थिंक कुछ जो इदारे हैं उनको खोलने की बात कर रही है, सिंध गवर्नमेंट जो है इस पर काफ़ी जो है बदज़िद है कि नहीं इसको और बढ़ाना चाहिए। 2 हफ्ते का आई थिंक ऐलान कर दिया मुराद अली शाह ने। आप वहाँ सिंध में काम कर रहे हैं, कराची में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ हमारे नाज़रीन को बताइए कि क्या सिचुएशन है इस वक्त वहाँ पर। देखिए जी, ये लॉकडाउन शुरू से किया गया था सिंध में भी और फिर बाकी मुल्क में भी हुआ था, और उसकी वजह से कुछ थोड़ा सा आपको फैलने में कुछ कमी में महसूस हुई थी, कुछ कंट्रोल में है। असल सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान में टेस्टिंग कैपेसिटी कम थी और किट्स जो बाहर से आ नहीं रही थी, तो जितनी अवेलेबिलिटी थी उसमें एक ये ऑप्शन बेहतर था कि लोगों को लॉकडाउन करके, क्योंकि अगर कोई फैलने से रोकना था, क्योंकि अगर घर पे रोग रह जाए, अगर कोई पॉजिटिव भी होगा तो ज्यादा से 4-5 लोगों को घर के अंदर ही इन्फेक्ट कर सकता है, बाहर नहीं कर सकता। और उस पे वो स्ट्रेटेजी सही थी। अब उसमें बाकी मुल्क में भी था, लेकिन ये है कि फिर कुछ ये अभी हमारा ख्याल था कि इसको 2 हफ्ते और लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, थोड़ा सख्त रखा जाए। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का ख्याल था कि थोड़ा सा जो कुछ इंडस्ट्री को खोला जाए। अब एक इंडस्ट्री खोलते हैं तो उसकी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जो सप्लाई चेन होती है उसके साथ काफी चीजें खुल जाती हैं, और जिस किस्म का जो हमारे लोगों के अंदर जो है ना, आपको पता है कि डिसिप्लिन की कमी है, उनको बड़ी मुश्किल से समझाया गया है कि ये जी इस तरह होता है, और वो लोग जो है ना समझते हैं कि बस ऐसा ही है, और हमको खामखा और डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही होती है कि इसलिए जरूरी था कि 2 हफ्ते और हो जाए ताकि 2 इंक्यूबेशन पीरियड निकल जाए, ताकि फिर जब हो तो फिर हमारे पास टेस्टिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ जाए। लेकिन आखिर यही हुआ था कि दोनों ने, फेडरल गवर्नमेंट ने भी उसको थोड़ा सा 2 हफ्ते और आगे बढ़ाया है जी, लेकिन कुछ उन्होंने इंडस्ट्रीज को खोला है। सिंध गवर्नमेंट भी उसकी एक यूनिटी के तहत के सब एक ही निजाम हो पूरे मुल्क में, उसको एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी उन्होंने ये था कि हर इंडस्ट्री को जो भी खोल रहे हैं उसको एक SOP दे रहे हैं ताकि उसके तहत शुरू करें, ताकि जो एहतियाती तदाबीर जितना फैलाव को रोका जा सकता है उसको किया जाए। तो अभी इंडस्ट्री यहाँ पर खुली नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता SOPs को जब वो एक्सेप्ट करेंगे, उसके ऊपर अंडरटेकिंग देंगे तो फिर उसको खोलना शुरू करेंगे। जी डॉक्टर नान, आप कुछ पूछना चाहें? जी डॉक्टर बारी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मैं अभी कुछ रोज पहले अखबारात में पढ़ रहा था कि फैसल ईदी साहब जो हैं वो बता रहे थे कि जो क्रिटिकल केसेस हैं ईदी सेंटर से वो भी आपके इंडस हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, या इसके अलावा जो आपके इसके अलावा जो है कुछ जो सस्पेक्टेड केसेस हैं जो लगता है कि शायद इस वजह से वफात पा गए हैं कि कोविड-19 की वजह से, तो उसमें ऑब्वियसली आपके पास नेजोफरेंजियल टेस्टिंग जो स्वाब्स वगैरह हैं उसकी फैसिलिटी भी इंडस के पास है। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो केसेस आपके पास आ रहे हैं इस तरह के, तो क्या ये जितने भी केसेस हैं ये हर केस को नेजोफरेंजियल किया जा रहा है, या सस्पेक्टेड केसेस को ये कैसे इसको आप सस्पेक्ट करते हैं इलामात की बना पे, या जो दूसरे हॉस्पिटल से या ईडी सेंटर से जो आ रहा होता है कि हु इज द सस्पेक्ट ऑफ कोविड-19, एंड व्हाट अबाउट द DNR जो है कि एरोसोल इन्फेक्शंस वगैरह, अगर कोई ऐसा है जो वहां पर रिससिटेट किया गया है और कोरोना का उसमें स्वाब जो है वो पॉजिटिव आया है, तो कोई ऐसी सिचुएशन है DNR की, डू नॉट रिससिटेट के बारे में, कि कोई ऐसी इन्फेक्शंस के बारे में कि उसको कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए? देखिए, वो पॉलिसीज तो सारी जो WHO गाइडलाइंस के हिसाब से हमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हमारे पास ये कुछ पिछले 3-4 रोज में ये 3 दिन पहला हमारा एक इमरजेंसी में जो है ना एक ब्रॉड डेड आया था फर्स्ट, तो हमने अपनी पॉलिसी रखी थी कि उसका हम वो जो है ना उसका जो है नेजोफरेंजियल स्वैब लेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे ब्रॉड डेड हो या गैस्पिंग भी आएगा। तो
थोड़ा बहुत करते हैं, क्योंकि हमारी टीम जो है ना, जब चाइना में शुरू हुआ था उस वक्त हमने अपनी इमरजेंसी के जो डॉक्टर्स थे और स्टाफ था उनको प्रोटेक्टिव गेयर्स दे दिए थे हमने, ताकि कुछ पता नहीं लगता कौन किस किस्म का आ जाए। तो और हमने एक इमरजेंसी का पूरा विंग जो है ना वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए कर दिया था, ताकि जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ आएगा उसी जगह जाएगा। हमारी एक स्क्रीनिंग बाहर ही हो जाती है। अभी भी रोज तकरीबन 1000-1200 लोग आते हैं, क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन है, लोगों को जरा सा भी नजला हो जाए या खांसी हो जाए तो वो कहते हैं ये कोरोना ना हो, तो वो सब आते हैं। तो उसकी एक हमारी पहले ट्रियाज हो जाता है, वहां से फिर बहुत सारे लोग तो वहीं से निकल जाते हैं, क्योंकि उनका पैनिक स्टेट को हम वहीं टैकल कर लेते हैं। फिर उसमें भी रोजाना तकरीबन 150-200 ऐसे होते हैं जो सस्पेक्ट होते हैं। उसमें से फिर फर्दर उनकी स्क्रीनिंग के बाद 175-100 लोग ऐसे होते हैं जिनका हम नेसोफेरिंजियल स्वाब दे रहे थे, क्योंकि हमारे पास किट्स की शॉर्टेज थी, तो इसलिए राशनिंग हो रही थी कि ताकि जेन्युइन हो। और उसमें हमने देखा कि हमारी जो है ना यील्ड जो आ रही थी पॉजिटिव की वो अबाउट 70% आ रही थी, इतनी स्क्रीनिंग के बाद भी। और हम समझते हैं कि इससे ज्यादा केसेस होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, और ये जो एकदम 2, 4, 5, 8 के करीब केसेस आए, जिसमें से 7 ऐसे थे जो पोस्ट डेथ हमने नेसोफेरिंजियल स्वाब लिया और वो फिर पॉजिटिव आए। फिर उसके बाद जाके हमने उनकी फैमिली स्क्रीन की, कॉन्टैक्ट को स्क्रीन किया, उसमें भी कुछ पॉजिटिव निकल के आया हमारे पास। तो ये हमारी एक SOP बनी हुई है, उसी के ऊपर हम अमल करते हैं। बाकी हॉस्पिटल में चाहे आगा खान में भी शायद यही पॉलिसी है, लेकिन बाकी जो दूसरे हॉस्पिटल है पब्लिक सेक्टर, वो अभी गियर्ड अप नहीं है इस हिसाब से। जी डॉक्टर बारी, जैसा कि आप फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं इंडस नेटवर्क, बिल्कुल थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को यहाँ बताइए, क्या जो टेस्टिंग की जा रही है क्या वो आपको लगता है कि इनफ है? क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ 22-23 करोड़ की आबादी है और जिस तरीके से जो टेस्टिंग की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि टेस्टिंग अगर ये बढ़ती हैं तो क्या जो है केसेस ज़्यादा सामने आएंगे? और अगर ज़्यादा आते हैं तो क्या हमारे वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो इतने इक्विप्ड हैं, क्या वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि जब केसेस बढ़ेंगे तो उसको हैंडल कर सकें? देखिए, मेरे हिसाब से जो इनिशियल जो टेस्टिंग थी वो काफी कम थी और अभी भी कम है, लेकिन कुछ कैपेसिटी बढ़ गई है। अब हमारी जो है ना तकरीबन हम समझे कि सिंध में हम शुरू में मैक्सिमम हम 800-900 के पर डे के हिसाब से, अब हम तकरीबन 3,500-4 हजार के ऊपर पहुंच चुके हैं। कुछ किट्स हमारी इस हफ्ते में आ जाएंगी, तो होपफुली हम अगले 2-3 दिन के अंदर 5,000 को क्रॉस कर लेंगे। हम समझते हैं जिस किस्म का ट्रेजेक्ट्री होता है उसमें अगर फुल कैपेसिटी पे जाने के लिए मिनिमम हमको 6,000 चाहिए सिंध के अंदर, और मुल्क के अंदर तो पूरे मुल्क के अंदर ज्यादा चाहिए होगा, वो कम है अभी। लेकिन लॉकडाउन से यही करने का मकसद भी ये था कि अगर ये ट्रिकल आउट करे तो स्लोली होगा। तो हमारी अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाते चले जाएंगे और फिर उसके बाद ये जो लोग आना शुरू हो जाएंगे तो वी विल बी एबल टू मैनेज देम इस हिसाब से। इन बिटवीन इसी दौरान हमने आइसोलेशन सेंटर्स बना लिए। कराची में एक्सपो सेंटर में 1200 बेड का डेवलप हो गया, तो 200 बेड का और 150 बेड का, हर डिस्ट्रिक्ट में एक तकरीबन 100 बेड का ये तैयार हो चुका है। और हमें ज्यादा परेशानी यही थी कि सीरियस केसेस को वेंटिलेटेड बेड्स कम है, और इसीलिए लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी में यही था कि हमारे को लोड ना पे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फ्रेजाइल है हमारा हेल्थ केयर का, और अगर जिस तरीके से वेस्ट में, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में जिस तरीके से आ रहा है, अगर खुदा ना खास्ता हमारे पर ये लोड आता तो हम लोग बिल्कुल ही क्रिपल कर जाते। लेकिन इस स्ट्रेटेजी से मेरा ख्याल में कि हमारी अब कैपेबिलिटी है कि हम जिस तरीके से स्लो आ रहा है तो हम इंशाल्लाह इसको टैकल कर लेंगे। लेकिन अल्लाह ना करे कि इससे ज्यादा बढ़ा और इमरजेंसी एक्यूट केसेस, सीरियस केसेस ज्यादा हुए तो फिर इसमें मसला हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर अदनान, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका की और पाकिस्तान की, तो डू यू थिंक कि नॉर्थ अमेरिका में जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं उसके हिसाब से जो हम कंपेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में केसेस जो हैं वो काफी कम हैं, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि स्क्रीनिंग फैसिलिटीज अभी इतने नहीं है, लोग थोड़ा सा हेजिडेंट भी हैं स्क्रीनिंग के लिए, तो डू यू थिंक दैट दिस इज द मार्जिन या इट इज अ हर्ड इम्यूनिटी? आई मीन कि सब गैसेज ही हैं, एक रॉ गैसेज हैं कि क्या हो रहा है, तो क्या वो हर्ड इम्यूनिटी इसका एक कारण है कि जो लो रेट नजर आ रहा है फर्टिलिटी रेट हमें साउथ एशिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में, या टेस्टिंग फैसिलिटीज का कम होना या लोगों का हेजिडेंट होना? क्या आपके नजदीक क्या चीज मेन है कि ये कम केसेस नजर आने की? और नॉर्थ अमेरिका में मेरे नजदीक में शायद हर्ड इम्यूनिटी का थोड़ा इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन टेस्ट कम होने की वजह से भी पेशेंट कम हो रहे हैं। जैसे ही हमने अपना बढ़ाया है
टेस्टिंग कैपेबिलिटी और अपनी फैसिलिटीज को बढ़ाया है तो एकदम केसेस बढ़े हैं, लेकिन मेरा ख्याल उस रेंज में नहीं बढ़े, उससे नहीं बढ़े जितना कि आपका नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में है। तो शायद कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा हर्ड इम्यूनिटी का, या कोई और जैसे BCG की भी बात हो रही थी, फिर मलेरिया जोन होने की वजह से ये बात कर रही है। नॉर्थ साउथ एशिया में ये मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कोई एलिमेंट है इसके। अच्छा डॉक्टर बारी, सबसे लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि अब इंडस हॉस्पिटल चूंकि सिंध गवर्नमेंट के साथ अलायंस में पेश है, बिगेस्ट चैलेंज, बिगेस्ट चैलेंज आपके लिए इस वक्त क्या है राइट नाउ? देखिए, बिगेस्ट चैलेंज हमारा इस वक्त जो है ना ह्यूमन रिसोर्स का है, क्योंकि हमने अपनी कैपेसिटी पूरी जो है ना कोविड यूनिट के तकरीबन इस वक्त अभी 20 बेड थे वो टोटली भरे हुए हैं, जिसमें से अबाउट 50% बेड के ऊपर है। और हमारा जो क्योंकि हमने हमारा अपना क्रिटिकल केयर का जो यूनिट था वो तकरीबन 6 बेड का 12 बेड का था, अब ये एडिशनल हो गया है कि वो भी चल रहा है। जो क्रिटिकल चैलेंज नजर आ रहा है कि एक व्हेन यू आर इन द फोर फ्रंट तो हर एक की नजर इंडस के ऊपर जा रही होती है और हर मरीज कोशिश करता है कि इंडस की तरफ आए, तो ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। और उसके साथ साथ हमको नॉर्मल इमरजेंसी को भी टैकल करना है, क्योंकि हर किस्म की बीमारियां भी आ रही हैं। गो के हमने OPD बंद की हुई है, लेकिन OPD बंद होने की वजह से सब जगह पर आपकी इमरजेंसी पे लोड बढ़ गया है, क्योंकि वो तो हो गया कि जो गैर जरूरी OPD आया करती थी, मामूली नज़ला जुकाम खांसी या जिस्म में दर्द के लिए, वो तो डेफिनेटली कम हो गया। लेकिन जो जेन्युइनली बीमार है, चाहे किसी को उसको पेन है, कोई रीनल कॉलिक है, वो जरूर आता है, तो इमरजेंसी में वो बढ़ रहा है। तो इसलिए हमारे पास जब वी आर इन द फोर फ्रंट, लोग समझते हैं कि ये एक जगह है जहां पर आपका कोविड वाले केसेस भी आते हैं। तो मेरा शुरू में जैसे 700, फिर 800, 900, 1000, 1200, 1600 तकरीबन लोग स्क्रीनिंग के लिए आते हैं इस पैनिक सिचुएशन की वजह से। तो ये एक हमारा चैलेंज है जी। अच्छा डॉक्टर बारी, जैसा कि अभी हम परवेज भाई से भी बात कर रहे थे कि जो आपने जो है मोबाइल वैन जो है वो कोविड-19 टेस्टिंग की जो है वो शुरू की है, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये किस तरीके से काम कर रही है और ये किन अगर ये सिंध में कर रही है या सिर्फ कराची में कर रही है, किस तरीके से जो है ये काम कर रही है और किन किन शहरों में जो है ये मोबाइल टेस्टिंग जो है वो आपने जो वैन बनाई है वो किस तरीके से काम कर रही है? जैसे कि हमारा जो हम प्रिंसिपल रेसिपिएंट है ग्लोबल फंड के फॉर TB के लिए, और हमारे अपने प्रोग्राम थे जीरो TB कराची और जीरो TB लाहौर और पेशावर और क्वेटा, तो हमारी ये मोबाइल वैन्स थी, तो उसी को हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। उस पर 2 चीजें हुई, हमने जब इस तरफ जाने लगे तो उसमें हमारे TB के केसेस की यील्ड बढ़ी, क्योंकि लोगों को सांस की तकलीफ हो रही थी। हमने देखा उनको कोरोना तो नहीं था, लेकिन ये TB के केसेस, तो TB इनरोलमेंट भी बढ़ गई। तो ये सिर्फ कराची में नहीं, जहां जहां हमारी ये फैसिलिटी है हमने अवेलेबल की भी है, चाहे कोई भी हमारे साथ यूज करना चाहे वो कर सकता है। और हम कोशिश यही है, अब हमारी जो है ना, अब हम स्टेज पे आ गए हैं कि अब हम जो है ना मास स्क्रीनिंग शुरू करने वाले हैं। हमारी रैपिड किट्स आने वाली है जो कि एंटीबॉडीज टेस्ट के हिसाब से हम देखना चाहते हैं कि ताकि लोगों के अंदर जो इन्फेक्ट हुए और एसिम्प्टोमेटिक गुजर गए, किसी को पता नहीं लगा, IgG अगर आती है तो फिर हम उसको अब उस हिसाब से हम लोग उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर बारी, ये बताइए हमारे देखने वालों के जो अब तक जो आपके पास जो किट्स अवेलेबल है, जो टेस्टिंग किट्स हैं, वो इनफ हैं या आपके पास कितना स्टॉक है? कि आप जैसे आपने कहा कि और भी किट्स जो आने वाली हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो हम आपके पास जो हैं जो किट्स हैं, जो टेस्टिंग किट्स हैं पाकिस्तान में, वो इट्स मोर देन इनफ? मोर देन इनफ तो डेफिनेटली पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं होगी, लेकिन अभी जब हमने ऑर्डर किए हुए हैं तो इस अप्रैल के महीने में तकरीबन 2 लाख टेस्ट हमारे पास पहुंच जाएंगे, जिसपे से अभी तकरीबन समझे 2 लाख और पहुंच जाएंगे। इस पर तकरीबन 75,000 टेस्ट में है हमारे पास जो हम करेंगे। लेकिन इसके साथ हमारा चैलेंज, क्योंकि हमारा एक जनरल हॉस्पिटल भी है, हम लोग इस वक्त सारा लोगों का फोकस, और अब चलते डोनेशन के ऊपर है, ज़कात के ऊपर है, अब ज्यादातर फोकस कोरोना की तरफ है। तो हमारे पास दूसरी मद में जो फंडिंग है उसकी एक चैलेंज पैदा होगा, क्योंकि हम चाइल्डहुड कैंसर का बड़ा यूनिट चलाते हैं तकरीबन से 85 बेड्स का। उसी तरीके से दूसरी कार्डियक सर्विसेज है, वो तो कोरोना की वजह से लोग कार्डियक एलिमेंट कम नहीं होगा, वो भी चलता रहेगा। अभी लोगों का फोकस इस तरफ है कोरोना की तरफ, जो कि होना चाहिए, उसमें कोई वो, क्योंकि एकदम ये एक्यूटली एक चीज है, लेकिन लोगों को इस तरह भी ख्याल करना चाहिए कि हॉस्पिटल के दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी चलना है। तो उस तरफ भी लोग अपना जो रेगुलरली हमको देते रहे, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि उस तरफ भी हमारी अपनी नजर रखें ताकि ये रेगुलर सर्विस भी चलती रहे।
जी डॉक्टर अदनान, आप कुछ ऐड करना चाहें क्योंकि फिर हम क्लोज करेंगे डॉक्टर बारी के साथ। जी मैं बस डॉक्टर बारी से यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर बारी जो पूछना चाहूंगा कि जिस तरह आपने जिक्र किया एंटीबॉडी टिटर्स वगैरह का, तो इंडस के अंदर अब जो ऐसे पेशेंट्स हैं सीटी स्कैन या टिटर्स वगैरह, आप लोगों की प्रेफरेंस क्या है वहां पर कि किस पेशेंट पे कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाए, या कितनी किट्स हैं या कितनी गुंजाइश है कि कितने सिटी मुमकिन है, या एंटीबॉडी टिटर्स एज अ कोलैबोरेशन विद द सिंध गवर्नमेंट? देखें ये इस वक्त का मौका उठाते हुए मैं जरूर डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट का जो उन्होंने जिस तरीके से प्रोएक्टिवली काम किया, चीफ मिनिस्टर ने उसके ऊपर काम किया और हमने भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए, और अदर हर एक ने, चाहे वो मीडिया हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सब ने मिलके, क्योंकि एक नेचुरल आफत है जिसमें, और सारे मुल्क में हर सूबे ने, हर फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपनी अपनी सोच के मुताबिक पूरे एफर्ट लगाए हैं। और यही पाकिस्तानी कौम की एक खूबसूरती यही है। वैसे तो हम शायद इंटीग्रेटेड नहीं होते, यूनिटी नहीं होती, लेकिन कोई भी मास कैजुअलिटी आ जाए, वो चाहे 2005 का जल्जला हो, 2010 का सैलाब हो, 11 का सैलाब हो, पाकिस्तानी डायस्पोरा चाहे मुल्क में और चाहे दुनिया भर में, वो सब लोग जो है ना एक हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपना जितना हिस्सा डाल सकते हैं, और जितना जज्बा नजर आता है, अल्लाह करे कि ये तमाम साल ये जज्बा रहे तो पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो हमारा अभी यही था कि एंटीबॉडीज के किट्स कोई तकरीबन 2 लाख गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की हुई है, वो इंशाल्लाह 24 तारीख को पहुंच जाएंगी। इसके बाद कुछ और जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी उसमें हिस्सा डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे पास 4-5 लाख ऐसी होंगी जिसके अंदर हम हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उन एरियाज में जाएंगे और उसके बाद हम उसकी इमीडिएटली ये करेंगे। सीटी स्कैन पे कुछ जगहों पे अब कल हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले भी कर रहे थे इसके ऊपर, शायद वो एज अ सेकंड टूल हम यूज करेंगे, लेकिन मेजर हमारा वही होगा कि जी एंटीबॉडी टेस्ट, और फिर उसके बाद जिसकी जरूरत है उसको पीसीआर कर दें। दूसरी जो बड़ी जिसकी हमारे को चैलेंज आ रहा था, पीसीआर जी, जो दूसरा हमको जो चैलेंज आ रहा था वो हमारा ये था कि टेस्टिंग किट्स मौजूद हो जाती थी लेकिन वीटीएम्स नहीं थे, स्वाब्स नहीं थे। तो अब हमने कैपेसिटी डेवलप कर ली है मुल्क के अंदर, हमारी अपनी टीम ने जो मीडिया वीटीएम खुद तैयार कर लिया है, उसकी वैलिडेशन हो रही है इंशाल्लाह। हमने वो स्वॉब्स यहाँ पर एक फैक्ट्री से बात हो गई थी, वो भी डेवलप कर ली है इंशाल्लाह, उसकी डाई शाई बन गई है। तो अब हम इस इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर कुछ 5 लाख स्वॉब यहीं डेवलप हो जाएंगे। हर क्राइसिस से एक अपॉर्चुनिटी निकलती है, तो ये क्राइसिस था, हमने एक वेंट भी डेवलप कर लिया है जो टेस्टिंग के ऊपर है इस वक्त। तो वो जैसे कहते हैं क्राइसिस से अपॉर्चुनिटी निकलती है, तो इंशाल्लाह कल आइंदा ये वीटीएम हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, इसी तरह कैसे स्वॉब्स भी एक्सपोर्ट हो रहे होंगे इंशाल्लाह। और फिर ये वेंटिलेटर को हम अपने ये डिसाइड कर लिया है कि इस वेंटिलेटर को फर्दर हम आगे ले जाएंगे। अभी प्रोटोटाइप हो गया है, बेसिक मॉडल है, फिर इसके एडवांस मॉडल तैयार होने लगेंगे इंशाल्लाह। अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान से ये चीजें एक्सपोर्ट हो रही होंगी इंशाल्लाह। श्योर इंशाल्लाह जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी, आपके लिए अर्ली मॉर्निंग आपको जो है आपका बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत किया। कोई लास्ट मैसेज तमाम यहाँ आपको दुनिया भर में लोग देख रहे हैं, खासकर यहाँ नॉर्थ अमेरिका में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर इंडस के तवज्जो से आप कोई मैसेज देना चाहें तो आपके पास 30 सेकंड। देखिए मैं तो जो इंडस जो चल रहा है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से अल्लाह ताला ने हम लोगों को चुना इस मकसद के लिए, और फिर आप लोगों के ताउन की वजह से चल रहा है। नॉर्थ अमेरिका से काफी सपोर्ट आती है, और यकीनन ये इदारा ऐसा है कि जो ये हम सब का है, और इंशाल्लाह हम हेल्थ केयर पाकिस्तान में रिविजनलाइज करेंगे और आप लोगों की मदद के साथ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। डॉक्टर इंडस से हमारे साथ डॉक्टर बारी, जैसा कि बता रहे थे डॉक्टर बारी ने बड़े यूजफुल चीजें बताई, और इस वक्त जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में और खासकर जो सिंध में हो रही है, तो ऑब्वियसली इंडस हॉस्पिटल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आई एम रीडिंग एंड आई एम सीइंग ऑल द टाइम्स इन द पाकिस्तान लीडिंग चैनल्स तमाम पे इंडस जो है विद द कोलैबोरेशन, जिस तरह उन्होंने सिंध के सीएम का भी शुक्रिया अदा किया, मुराद अली शाह के साथ बैठ के जो फैसला किया गया आउटब्रेक से पहले, तो अब तक इम्प्लीमेंट है। सिंध गवर्नमेंट ने इनको फ्री चार्ज दिया हुआ है
बात हुई थी, परवेज साहब से भी डोनेशन दी गई थी 300 मिलियन की वेंटिलेटर्स, तो सब कुछ इनकी कोलैबोरेशन से किया जा रहा है। और शायद अगर इंडस इन्वॉल्व ना होता तो इसमें ताखीर भी हो जाती। बेसिकली इंडस को इन्वॉल्व करने का मकसद ही यही था कि इस प्रोसेस को क्विक किया जाए। इवन जो वेंटिलेटर्स का जो प्रोसेस था वो भी इंडस की वजह से बहुत क्विकली वो मैनेज हुआ कि कहाँ किसने जाना है, कितने वेंटिलेटर्स कहाँ जाने हैं, दही इलाकों में कहाँ जाने हैं, शहरी इलाकों में कितने लगने हैं, किस इलाके में लगने हैं। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन। और वही है जिस तरह के आपने नंबर भी दिया और बताया सारे चैनल्स के दिल खोल के एहतियात दीजिए, इनको भी एहतियात की जरूरत है क्योंकि ऑब्वियसली indushospital.ca, अगर जो लोग यहाँ नॉर्थ अमेरिका में, तमाम नाज़रीन जो हमें नॉर्थ अमेरिका में देख रहे हैं, indushospital.ca वेबसाइट है, indushospital.ca। आप यहाँ जाके जो है तमाम मालूमात ले सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि डोनेट कीजिए। आप सब जानते हैं कि इंडस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काम करता है पाकिस्तान में। तो बिल्कुल इस वक्त जैसे रमज़ान है, ज़कात है, फितर है, जो भी हो सके आपसे वो जो है इंडस की मदद कीजिए। indushospital.ca उनकी वेबसाइट है। जी डॉक्टर अदनान। जी बिल्कुल जी, क्योंकि ऑब्वियसली इनके काफी दूसरे फंक्शंस और कुछ डोनेशन के फंक्शंस जो है जो होने थे कोविड-19 से जस्ट पहले, आउटब्रेक से पहले, तो वो भी मुलतवी हुए। तो ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो चल रही, ज़कात पे रही है या फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो ऑब्वियसली दे नीड फंड्स, एवरीथिंग नीड्स फंड्स टू रन। तो जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ज़ाहिर फंड्स की ज़रूरत रहती है और हमें चाहिए कि हम तमाम उन ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट करें जो पाकिस्तान में या दुनिया भर में जो है वो फलाई के काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारा प्रोग्राम जो है एज़ यूजुअल जो है वो आगे निकल गया है। थोड़ा सा एंड में मैंने रुका था डॉक्टर अदनान, अब जो आपने, बल्कि मैं अब थोड़ा सा इसलिए मैं कहूँगा ये सिलसिला जो अब ये शुरू हो गया है कोविड-19 का, क्या ये ख़त्म भी होगा या हम बस ऐसे ही बहते रहेंगे इसमें? क्योंकि बहुत सारी ख़बरें सुनने में आ रही हैं कि हमें इस आइसोलेशन में या मास्क में, ग्लव्स पहने हुए अगले 2 साल भी जो है हो सकता है गुजारना पड़ा, जो कि काफ़ी जो है अलार्मिंग थी और ख़ौफनाक न्यूज़ थी जब मैं ये पढ़ रहा था। और वैक्सीन के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि 18 महीने से 2 साल जो है इसको लग जाएंगे यानी मुझ तक, आप तक पहुँचने में, यानी इतना टाइम जो है वो लग जाएगा। तो ये कब तक सिलसिला ऐसा चलता रहेगा डॉक्टर अदनान? देखें आमिर, इस वक्त इसको अब फोरकास्ट करना कि व्हेन दिस आउटब्रेक जो हो गया है, पेंडेमिक की शक्ल अख्तियार कर गया है, जिस तरह 1918 का फ्लू था, तो ये कैसे खत्म होगा इसको प्रेडिक्ट करना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। उस वक्त जब फ्लू शुरू हुआ तो उसको भी 1918 से 1920 का जो इब्तदाई कुछ महीने थे उसको इतना टाइम लगा था और उस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी। अब अगर मैं कंपेयर करूं उससे, तो हम कई बिलियन जो है उससे 3 गुना 4 गुना जो है पॉपुलेशन जो है हमारी इजाफा हो चुका है। अब फोरकास्टिंग इस तरह कि ये कब खत्म होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन दोबारा इसी पे एम्फसाइज करेंगे कि फ्लैटनिंग द कर्व फ्लैट होगी तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर ये भी दूसरी बात ये कि अगर ये कहा जाए कि दुनिया में क्या ऐसा मुमकिन है कि एक भी केस कोरोना का ना हो और दुनिया पहले की तरह से पाक हो जाए, तो ऐसा भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये मकसद नहीं होता कि एक भी केस जो है वो ना रहे। ऑब्वियसली कुछ केस परसिस्ट करेंगे, चाहे वो बेड रिडन पेशेंट्स हैं या ओल्ड एज पेशेंट है। जो एंड की डेफिनेशन है वो चूंकि थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन हम इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन निकालेंगे थोड़ी, कि जब डेली डेथ रेट जो आपका है दुनिया में, जो मरने की तादाद इस वक्त अभी जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन जब ये डेली डेथ रेट आ जाएगा 0.3 पर मिलियन, जब ये ड्रॉप होके 0.3 पर मिलियन पे आ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे कि दुनिया जो है अब वो इसमें प्रोग्रेस हो रही है। आई मीन कि अब हम रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह बताया आपको, शाजिया जी ने कहा कि अर्थ इज फॉर द मेंटेनेंस मोड पे है, तो वो मेंटेनेंस से निकल आएगी जब 0.3 मिलियन 0.3% से नीचे गिर जाएगा। दिस इज अ ट्रू इंडिकेटर के पेंडेमिक्स के अंदर जब भी कोई चीज आउटब्रेक होती है तो उसका खात्मा कैसे होता है। और जो न्यूयॉर्क में जो स्टडी की गई, मेरे सामने कुछ डाटा आ रहा है, वो शो करती है कि इसका जो पीक जाना था अमेरिका में, उन्होंने पहले से एंटीसिपेट किया था, इवन जानते हुए भी कि ट्रंप गवर्नमेंट जो है उन्होंने जरूरी इकदाम नहीं किए। यूरोप की हालत देखते हुए भी उन्होंने शुरू में इसको बड़ा लाइटली लिया, और उसके बाद जो न्यूयॉर्क का हाल हुआ वो आप सब ने देखा। तो इसके इवन इसके दौरान जो है ये सब कुछ हो रहा था, तो उन्होंने जो अंदाजा लगाया था और जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये बता दिया था कि 9 to 15 अप्रैल जो होगा इसमें अमेरिका जो है अपनी पीक पे जाएगा।
और 15 के बाद जो है अमेरिका की पीक जो है वो डिक्रीज होना शुरू होगी। तब उनका मकसद फ्लैटिंग द कर्व की जानिब जा रहा था या केसेस कम होने पे। तो ऑब्वियसली जो क्वारंटीन किया गया है, जो टाइम स्क्वायर और जितने जो बड़े इलाके हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि वो इस तरह से खाली होंगे और वीरान और बेआबान पड़े होंगे जंगल की तरह, तो शायद उसका यही कारण था। और जो अगली जो अमेरिकन रिसर्च सामने आई थी उसमें यह बताया गया था कि जो इसकी जो खातर ख्वाह कमी आएगी शायद 0.3 के हिसाब से उन्होंने परसेंटेज बताई दुनिया की, उसमें तो नहीं, लेकिन जो न्यूयॉर्क के केसेस 1/4 रह जाएंगे। वो जो डेट जो प्रपोज की गई ये अब खुदा जानता है कि क्या होगा। वो 1 मई से 15 मई बताई गई है कि 1 मई से 15 मई का जो अरसा है इसमें अमेरिका के जो केसेस हैं वो खातर खा रिड्यूस होंगे, क्योंकि अमेरिका इस वक्त लीड कर रहा है दुनिया के इकोनॉमी को। यही बड़ी डिबेट है चाइना और इनके बीच में भी। तो हम अमेरिका को ही फोकस कर रहे थे कि अमेरिकन रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि 1 मई से 15 मई में इसमें खातर खा डिक्लाइन होगा, एटलीस्ट इन द ईस्टर्न स्टेट्स जो कि हैं न्यूयॉर्क में। और एवरेज क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ क्वारंटीन आर द मेन टूल्स, नो अदर मेडिकेशन दे आर फोकसिंग राइट नाउ। आल्दो की इंडिया की मदद ली गई, ये सब चीजें ठीक है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की मदद ली गई, वो कहा गया, लेकिन कोई प्रैक्टिकल ट्रायल्स और कोई चीज इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ मफरूजों पे और गैसेस पे सहारी कहानी चल रही है। जी हाँ जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान, जैसा कि आपने काफ़ी तफसील से जो हमारे नाज़रीन को बताया किस तरीके से जो है एहतियात की जाए, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब बिल्कुल अभी तक जो है कोई भी ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि ये कब तक रहेगा या कोई वैक्सीन आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी सब बातें हो रही है मफरूज़े पे हो रही है, वो थ्योरीज पेश की जा रही हैं डिफरेंट। तो बिल्कुल इन चीज़ों पर वो ना करिए और एहतियात कीजिए, घरों में रहिए, क्योंकि सबसे बेस्ट हथियार ये है कि इस वक्त जो है आप अपने जो है वो हाथों को साफ़ रखें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप कोशिश करेंगे लोगों से मिलने, क्योंकि डॉक्टर अदनान यहाँ हम नॉर्थ अमेरिका में बैठे हुए लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को स्टार्ट में भी जो है बहुत ईजी लिया। मेरे ख्याल से केसेस जो आगे एकदम बढ़ गए यहाँ कनाडा में, वो वजह यही थी कि लोगों ने इसको बहुत ईजी लिया। आई थिंक गवर्नमेंट ने भी बहुत ईजी लिया इसको, जो है लॉकडाउन करने के लिए डिले किया और वेट किया। जैसे ही यहाँ यूएस में या न्यूयॉर्क में जब नंबर्स बहुत ऊपर चले गए जिस टाइम पर, फिर जो है वो गवर्नमेंट ने मेजर्स लेना शुरू किए। इस वक्त भी जो है हम बहुत बुरी सिचुएशन नहीं है। आज भी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था हमारे यहाँ लोकल ग्लोबल न्यूज़ की, कि जो इस वक्त जो हमारा ग्राफ है जो है वो फ्लैट की तरफ, जो फ्लैटन की तरफ जा रहा है। ऑन्टेरियो का भी, क्योंकि आपको मालूम है क्यूबेक का इस वक्त सबसे हाई है, तो वहाँ भी जो है वो ग्राफ इस वक्त जो है फ्लैटन की तरफ है। तो बिल्कुल ये सब हम मिलकर ही ये जो है ग्राफ को फ्लैट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर अदनान ने कहा, आइसोलेशन इज द ओनली टूल, आइसोलेशन इज द ओनली टूल। आइसोलेशन के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आई नो इट इज टफ, और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि डॉक्टर दिलनशी ने बताया था शुरू में, तो हम कोशिश करेंगे कि अगली दफा इसके ऊपर भी बात की जाए और किसी हम स्पेशलिस्ट को लेके आए कि इसके बाद जो मेजर आइसोलेशन से जो फर्क पड़ने लगा है और इकोनॉमिक कंडीशन से और लोगों के जो ले ऑफ होने से, वो मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मेंटल हेल्थ इज अ बिगेस्ट चैलेंज। कर्व तो इंशाल्लाह फ्लैट हो जाना है, जो जिस तरह आप बता रहे हैं कि ओंटारियो में भी हो रहा है फ्लैट। ऑब्वियसली हर अरूज के बाद जवाल है, जवाल के बाद ये एक साइकिल है जो चलता है मेरे खुदा की तरफ से। तो ऑब्वियसली इसको फ्लैट होना है और इसको नीचे आना है जिस तरह से मेहनत की जा रही है, लेकिन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। और हम कोशिश करेंगे कि अगली दफा मेंटल हेल्थ जो स्पेशलिस्ट हैं या मेंटल हेल्थ जो हाउ टू कम बैक विद द मेंटल हेल्थ, इसके ऊपर भी लेके आएंगे कुछ, इसके ऊपर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे इस चीज को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान। आप लोगों से भी बिल्कुल यही रिक्वेस्ट है, जैसे डॉक्टर अदनान ने बताया कि आई नो के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो घरों में पैदा हो रहे हैं, मेंटल जो हैं वो प्रॉब्लम्स लोगों को आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर अदनान ने बताया। लेकिन इस वक्त सिर्फ हल यही है कि घरों में रहें। अगर कोई हल होता तो बिल्कुल तमाम डॉक्टर से दुनिया भर के लोग जो हैं वो हमें ज़रूर दे चुके होते। तो इस वक्त हमने जो है वो आइसोलेशन में रहना है, घरों में रहना है, और बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल ईजी ना लें कि जो है वो बाहर जो है वो चीज़ें सही होना शुरू हो गई हैं, और अब इसको जो है अवॉइड करें और बाहर निकल आएँ। जब तक गवर्नमेंट जो है, जो भी जहाँ पर भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, वहाँ की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जो बिल्कुल उसको फॉलो कीजिए और एहतियात कीजिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो सिर्फ एहतियात ही जो है वो हमें इस वबा से जो है बचा सकती है। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। और डॉक्टर अदनान ने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये वबा जो है अब वो जाने वाली नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो है वो हमारे और आपके दरमियान में रहेगी। अब ये कब तक रहेगी, कैसे रहेगी, ये ज़ाहिर आने वाला वक्त ही जो है इसको बताएगा। डॉक्टर अदनान, आपका बहुत शुक्रिया।
आपको जो है वो अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान से जो है वो लिया। आई होप कि वहाँ आप जो है वो खैरियत से रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं, ये दुआ करते हैं अल्लाह से कि जल्द जो है आप हमारे साथ जो है यहाँ टोरंटो में जो है आकर और यहाँ से जो है हम आपके साथ प्रोग्राम करेंगे। डॉक्टर अदनान, क्लोजिंग रिमार्क्स 30 सेकंड्स आपको। जी बिल्कुल जी, अपना बहुत ख्याल रखिए, और जिस तरह के हम तमाम प्रोग्राम्स में पीछे बताया आपको, और आप अच्छी तरह आपकी आगाही होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग दोबारा ओनली टूल, आइसोलेशन ओनली टूल, इसका कोई इलाज नहीं है। और बिल्कुल पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें घबराने की बात नहीं है, पैनिक की बात नहीं है। आप अपने घर में बैठेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली। सिर्फ एक जो स्ट्रेस है कि हम बाहर नहीं जा रहे, बाहर नहीं मिल रहे, बाहर नहीं निकल रहे, दैट्स व्हाई दीज गैजेट्स हैव बीन मेड फॉर, दैट्स व्हाई दीज सोशल एप्लीकेशंस एंड सोशल एप्स, जिसके ऊपर आप तमाम ही मुझसे ज्यादा जो है वो तेज हैं और उनकी उंगलियां जो है वो चलती हैं, इनको और ज्यादा चलाएं। हर किस्म की मीटिंग जो है इस वक्त सोशल एप्स, आप 2020 के अंदर है, वी आर नॉट इन द 1918, सो गेट एडवांटेज ऑफ दिस 2020। सोशल एप्स का, गैजेट्स का भरपूर फायदा उठाएं और अपनी फैमिली को टाइम दें, वो टाइम जिनके बारे में कहा जाता था कि इस डेकेड के अंदर जो 2000 की डेकेड और उसके बाद की जो डेकेड्स थी, इसमें जो डिस्टेंसिंग होगी बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में, उसको रिड्यूस कर लें। जो हमारे बचपन की यादें थी 80s की, 70s की या अर्ली 90s की, इसमें तीनों जनरेशन के बच्चे आ गए, लेट 70s, अर्ली 80s और लेट 80s और अर्ली 90s। तो उस चीजों का दोबारा समझिए कि आप अपने बचपन में लौट आए हैं, दोबारा फैमिली इकट्ठी हुई है, इससे बेहतर आपको टाइम नहीं मिलेगा। पहले यही होता था कि सारी फैमिली घर में इकट्ठी नहीं हो सकती थी, एक दिन में उनका इकट्ठे होना मुमकिन नहीं था। कोई किसी दिन हो रहा है, कोई किसी दिन हो रहा है, तो आपको अल्लाह ताला ने देखिए कि हर चीज में कोई अच्छाई ढूंढे, पॉजिटिविटी ढूंढे। तो ये सोचिए कि कितनी बड़ी पॉजिटिविटी है कि अगर आप इसकी वजह से घर में बंद है, तो आपके घर के तमाम अफराद, नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, आपको इकट्ठे बैठने का एक छत के नीचे मौका मिल रहा है। एंजॉय दिस टाइम, माइट बी दिस टाइम विल नेवर कम बैक टू यू। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान, और तमाम नाज़रीन आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमें ई आवाज़ टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं और हमारे फेसबुक ई आवाज़ पर देख रहे हैं। बिल्कुल इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, और हमारा पेज है ई आवाज़ के नाम से फेसबुक को, बिल्कुल उसको फॉलो कीजिए। तमाम अपडेट्स जो हैं, लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं नॉर्थ अमेरिका में, दुनिया भर में जो क्या हो रहा है, क्या खबरें आ रही हैं, कोविड-19 की अपडेट न्यूज़ जो है आपको हमारे ई आवाज़ के फेसबुक पेज पे बिल्कुल मिल जाएगी। तो आप लोग जाइए, उसको लाइक कीजिए। डॉक्टर अदनान, एक बार फिर बहुत आपका शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही और सेहत रही तो अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर शामिल होंगे। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।